सब लोग रेडी हो? यस मैम। ओके, ओनली वन गर्ल इज रेडी। अरे सब लोग रेडी हो? अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स नहीं, 2 सेकेंड्स बोलना था शायद मुझे। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ोगे कि हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अच्छा, एक चीज ये कि अभी अभी आप लोग मतलब जितनी भी चीजें पढ़े होगे अब तक, आप लोग को याद है आप लोग ने क्या क्या चैप्टर्स पढ़ लिए हैं? मेरे ख्याल से ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा लास्ट टॉपिक है और आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म कराएंगे और उसके साथ ही साथ आपको आगे जो भी पीछे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको रिवीजन करा देंगे। ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है। तो देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब भी पढ़ते हो ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, वेस्ट किस फॉर्म में होता है और किस फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी। देखो, जो वेस्ट है ना वो हमारी बॉडी से अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, यूरिया के फॉर्म में और यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। यानी कि हमारी बॉडी से वेस्ट इन 3 तरहों से निकलता है। अच्छा, अमोनिया हो गया और आप कह सकते हो यूरिया हो गया। अच्छा, ये सब विजिबल है? बहुत ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है? लाइक सब क्लियर दिख रहा है ना तुम लोग को? नो मैम, इट्स फाइन। इट्स फाइन ना? ओके, ठीक है। कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। हाँ, मैं थोड़ा विजिबिलिटी मतलब कुछ एडजस्ट करूंगी क्योंकि मुझे तो बड़ा शाइन मतलब ऐसा कर रहा है ये, इसलिए। ओके, सी, तो अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। अब बात यह आती है कि कब अमोनिया रिलीज होता है, कब यूरिया रिलीज होता है, कब यूरिक एसिड। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी से अमोनिया भी निकलेगा, यूरिया भी निकलेगा, यूरिक एसिड भी निकलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज कि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है। कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज कर रहे हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं। इसको आप ऐसे समझो कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। इसका किसी को रीजन पता है वाई ऐसा क्यों है? पता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज करते हैं और क्यों करते हैं, ये चीज किसी को पता है? देखो, अमोनिया इसलिए रिलीज करते हैं, जो अमोनिया है ना वो सबसे टॉक्सिक सब्सटेंस है। और अगर कोई सब्सटेंस सबसे टॉक्सिक है तो उसको रिलीज करने में हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। एज वी नो कि हम कहाँ रहते हैं, हम लैंड पर रहते हैं ना, हम पानी में तो रहते नहीं, मछली जल की रानी नहीं, हम लैंड में रहते हैं। तो हमारे पास एक वाटर का ऐसा नहीं हमारे पास पानी की बहुत कमी है, वाटर सप्लाई नहीं है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर है ना। वेयर एज अगर आप देखोगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास, तो भाई उनके पास तो भरपार है पानी की, यानी वो पानी में ही रह रहे हैं। तो इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। क्लियर है ये चीज? बिकॉज अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, अमोनिया टॉक्सिक है। और जब अमोनिया टॉक्सिक है तो उसको रिलीज करने में बहुत सारा वाटर चाहिए, ढेर सारा पानी चाहिए अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन विद यूरिया। क्लियर है? क्लियर? यस मैम। हाँ, तो इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं। दूसरी चीज आती है, ठीक है, दूसरी चीज ये आती है अमोनिया के बाद यूरिया। अब यूरिया क्या है? हम ह्यूमन बींग्स वी आर यूरियोटेलिक। अब जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करता है तो उसको आप बोलते हो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म यूरिया रिलीज करता है तो उसको आप बोलते हो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। व्हाई आई एम टीचिंग ऑल दीज थिंग्स? ये सारी चीजें मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज किडनी के बारे में, किडनी के अंदर क्या होता है वो सब तो आपको सबको ही पढ़ाएगा, है ना। लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यूरिया क्या है, अमोनिया क्या है, अमोनिया और यूरिया में अंतर क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है। तो ये सारी चीजें बेसिक अंतर पता होना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले। तो ये इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं, अगर चाहो तो इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के ये सारी चीजें नोट भी कर सकते हो। तो ऑर्गेनिजम्स जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं दे आर अमोनोटेलिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हो। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें आप यूरिकोटेलिक बोलते हो। तो ये इस तरह से आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी चीज आती है हम यूरिया रिलीज करते हैं। कैसे यूरिया रिलीज करते हैं? आखिर जो भी चीजें हम खा रहे हैं, तो कह सकते हो ना कि अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। प्रोटीन जब खाते हो तो उसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं।
तो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसी तरह क्या है कि जो अमोनिया है वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। अमोनिया आपकी बॉडी में जो लिवर है, लिवर की जो सेल्स हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है यूरिया में। क्यों कन्वर्ट करती है यूरिया में? ताकि जब उसका लॉस हो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़े। वाई? बिकॉज अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर। अमोनिया टॉक्सिक है नेचर में, अमोनिया टॉक्सिक है और उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारा अमाउंट में पानी चाहिए, और अगर हम इतना सारा पानी एक्सक्रीशन में ही लगा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। तो इसलिए अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में और फिर वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। राइट, जूम की लिंक आप ग्रुप में, टेलीग्राम के ग्रुप से देख सकते हो, एंड आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीवन। आप जूम का लिंक टेलीग्राम से देख सकते हो, टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है ना जूम का लिंक? टेलीग्राम पे आप लोग क्या आता है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है? मैम व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हो। जूम की लिंक है ना, बट आई थिंक जो बैच में होगा केवल वही वही ज्वाइन कर सकता है, बैच वाले ज्वाइन कर सकते हैं। आप पढ़ाई पे ध्यान दो ना, जूम पे भी यही यही मेरी शक्ल दिख रही है और मैं यही बोल रही हूँ, और यूट्यूब पे भी यही चल रहा है, तो देयर इज नो डिफरेंस, है ना? ठीक है, देखो, तो ये अमोनिया, यूरिया, यूरिकोटेलिक। अब यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे चिड़िया, है ना? चिड़िया देखा है कि जब चिड़िया कह सकते हो कि चिड़िया वेस्ट प्रोडक्ट मतलब रिलीज करती है तो वो पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में होता है। जैसे गिरा है ना, कभी पेड़ के नीचे खड़े हो जाए तो पट से ऐसे चिड़िया पॉटी करती है तो गिर जाता है यहाँ कंधे पे, कभी बाल पे, कभी सर पे, तो वो पैलेट और पेस्ट जैसा होता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड क्या है? सबसे कम टॉक्सिक है इन कंपैरिजन विद यूरिया एंड अमोनिया, और उसको रिमूव करने के लिए बहुत लेस अमाउंट ऑफ, तो सब्सटेंसेस टू बी एलिमिनेटेड, ऐसी कौन से सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाने चाहिए? क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से किसी काम के नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड किडनी से निकलेगा? नहीं ना। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट है, सॉल्ट्स यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक हेडिंग है, मैं आपको समझाऊंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए लिखा है ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाने चाहिए। तो पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका यूरिया आ गया, ठीक है। फिर आ जाता है एक्सेस सॉल्ट। एक्सेस सॉल्ट का मतलब है अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो दैट इज आल्सो नॉट गुड। कोई भी चीज ज्यादा अमाउंट में कभी अच्छी नहीं होती है ना। यूरिक एसिड जानते हो कि कभी कभी बढ़ जाता है यूरिक एसिड, और अगर जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपके मतलब स्पेशली पैरों में और इन सब जगह पे बहुत ज्यादा पेन फील होता है आपको, तो यूरिक एसिड भी एक मिनिमम अमाउंट में आपकी बॉडी में रहना चाहिए। एक्सेसिव वाटर इज आल्सो नॉट गुड। अभी आपने कुछ केस सुना होगा कि एक लेडी थी, उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो उसकी डेथ हो गई, सुना है? सुना है? नो मैम, बट No, पता है ma'am. ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, मतलब क्या होता है कि जब आप जैसे सपोज करो कि मैं जैसे पानी पी रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पानी पी रही हूँ, जैसे अभी एक घूंट मैंने पिया है ना, और सबसे बाद बॉटल रख दी, फिर थोड़ा 10 मिनट बाद फिर पिया, तो दैट इज नॉट, मतलब वो बैड नहीं है, दैट इज नॉट बैड। बट अगर मैं पूरा एक बॉटल पानी इकट्ठे पी जाऊंगा टक के, तुम लोगों को ने सुना होगा कि जब भी हम लोग बहुत तेज तेज पानी पीते हैं, या गर्मियों के मौसम में जब हम बाहर से आते हैं तो एकदम से पानी पीते हैं, तो हमारे घर वाले क्या बोलते हैं? आराम से थोड़ी देर बाद पानी पीना और पहले बैठ जाओ और धीरे धीरे पानी पियो। सुना है ना ऐसा? ऐसा तो सबके घर पे बोला जाता होगा। क्यों? Yes. क्योंकि एकदम से जब हम Yes. बहुत सारा पानी पियेंगे तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है ना, उन पे आएगा प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कह सकते हो, या कह सकते हो इतना ज्यादा पानी से कि वो उन पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। जैसे तुम कह सकते हो कि जब आपका हार्ट अटैक होता है या हार्ट फेलर होता है, तो उन चीजों में क्या होता है? बहुत सारी ब्लड की सप्लाई हो जाती है, तो हार्ट डैमेज हो जाता है। उसी तरह जब एक खट्टे खूब सारा पानी अपने ऑर्गन्स को नहला दोगे उससे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो फ्लोट करने लगेंगे, जिसकी वजह से काम नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए कोई भी चीज अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है। नाउ व्हाट इज बाइल पिगमेंट? बाइल पिगमेंट क्या होते हैं? जो लिवर बनाता है बाइल पिगमेंट, तो बाइल पिगमेंट्स भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स, राइट। बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ऑल दीज आर दी बाइल पिगमेंट व्हिच यू विल स्टडी इन द फर्दर क्लासेस। नेक्स्ट देखिए, और बाइल पिगमेंट्स में अगर सपोज करो बाइल पिगमेंट अच्छे से नहीं बन रहे हैं, या बाइल पिगमेंट, तो जो जॉइंडिस वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो तभी होता है जब आपके बाइल पिगमेंट में प्रॉब्लम है, लिवर इज नॉट फंक्शनिंग, क्योंकि जॉइंडिस इज अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर क्यों लाई हूँ? क्योंकि हमें जो भी चीजें पढ़नी है ना, वो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। इसको पढ़ने से पहले देखो, सबसे पहले क्या था कि एलिमेंट कौन कौन से एलिमिनेट होने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट, वाटर, बाइल पिगमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी से क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं। इसमें कुछ चीज नहीं लिखी, जैसे कि स्वेट, है ना, जब पसीना निकलता है तो पसीने के साथ भी कुछ अमाउंट में यूरिया निकलता है, इसीलिए जो पसीना होता है ना, उसमें कह सकते हो कि एक तरह से ओडर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिया होता है, ठीक है। पता था ये तुम लोग को? पता ही होगा आई गेस। नेक्स्ट देखो, बात आती है किडनी की,
ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, आराम आराम से सुनना। थोड़ा इतना हलचल हो गया क्लास में ना कि मैं भी थोड़ा सा लग रहा था कि अरे यार कैमरा बंद हो गया, क्लास रुक गई, तो इट्स आराम से पढ़ेंगे। देखो, तो किडनी का जो शेप होता है ना, ये बीन शेप होती है, बीन शेप होती है। दूसरी चीज जैसे कि आप बगल में भी देख सकते हो, पहले ये नॉर्मल वाली मेरी किडनी देख लो, ये वाली, उसके बाद वो वाली किडनी देखना किताब वाली, तो बीन शेप होती है, यानी कि राजमा लाइक स्ट्रक्चर, बीन लाइक स्ट्रक्चर, रेडिश इन अपीयरेंस। राजमा भी कैसा होता है, रेडिश ही होता है ना। कौन कौन राजमा लवर्स हैं? तो रेडिश इन अपीयरेंस, राइट। यू कैन से कि किडनी क्या है, रेडिश अपीयरेंस की है और बीन शेप है। अच्छा तुम देखो, ये जो इसकी वॉल होती है ना, ये बड़ी मतलब कह सकते हो स्ट्रॉन्ग सी होती है, और इसको कैप्सूल बोलते हैं। यानी कि ये जो इसकी वॉल है जो इसको ऐसा शेप दे रही है, इसको आप क्या बोलते हो, कैप्सूल बोलते हो। फिर यहाँ से देखोगे कि एक नॉच प्रेजेंट है, नॉच की तरह आप कह सकते हो कि इस पूरे राजमे में आपने एक छोटा सा छेद कर दिया है ना, और इस छेद से आप सारी ब्लड वेसल्स, यूरेटर, जितने भी पाइप हैं, सारे पाइप आप यहीं से पहुंचाओगे। तो इसलिए इस जंक्शन को हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम, हीलम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस, इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इतना चीज समझ में आया? थम्स अप दो, क्लियर है? ये किडनी है, बीन शेप है, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। वुमेन्स कैप्सूल नहीं बोलते हैं, वुमेन्स कैप्सूल तो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स कैप्सूल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इस वॉल को भी कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो वुमेन्स कैप्सूल और उसमें अंतर है, ठीक। दूसरी चीज ये है, एक बच्चे ने मेरे से अगर पूछा था कि मैम किडनी में वुमेन्स कैप्सूल होता है, तो वुमेन्स कैप्सूल केवल क्या वुमेन में होता है इसलिए उसका नाम ऐसा है? तो इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों में होता है, ठीक है। मेल्स में भी किडनी विडनी ये सब सेम है, केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं मेल फीमेल में, बाकी सब फंक्शन सेम ही होता है। देखो, दूसरी चीज क्या है, ये किडनी हो गया। अब किडनी का तुमने ये वाला स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ किडनी इज अ बीन शेप, रेडिश इन अपीयरेंस। दूसरी चीज ये होती है कि हर किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 to सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। तो ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए कि हाँ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, 5 से 7 जो है इसकी चौड़ाई होगी, विड्थ होगी, और 2 से 3 क्या होगी, इसकी थिकनेस होगी। तो ये कुछ डेटा है जो तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरी चीज समझ लेना ये कि किडनी के अंदर क्या होता है, जैसे कि तुमने पढ़ा कि ब्रेन, नर्वस सिस्टम, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूरॉन्स, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम। इन द सेम वे किडनी के अंदर जब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को जोड़ोगे, किसको जोड़ोगे, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, तो ही बनती है किडनी। यानी कि एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। I will repeat once again. I am saying कि किडनी is a bean shape organ, किडनी bean shape organ है, और इसकी जो ये वॉल है इसको कैप्सूल बोलते हैं। Why कैप्सूल? बिकॉज जब कोई भी कैप्सूल खाओगे ना तो कैप्सूल टफ्ट होता है, यानी कि क्या, स्टिफ होता है, ऐसे टूट नहीं जाएगा, मुड़ नहीं जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं है। उसी तरह किडनी की ये जो वॉल है ये इसको एक शेप प्रोवाइड कर रही है, इसलिए इसको आप कैप्सूल बोलते हो। ये यहाँ पे एक छेद कर देते हैं जहां से सारे यूरेटर, सारे पाइप्स, एवरीथिंग क्या करते हो, इंसर्ट होता है किडनी के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्लड जा रहा है, ब्लड किडनी के अंदर जाएगा तभी तो फिल्टरेशन होगा। तो किडनी इज जस्ट लाइक अ छन्नी है, यानी कि आप खून ऐसे डाल रहे हो और वो छान के आपको खून दे रही है, राइट। खून उसमें जा रहा है और वो छना हुआ खून आपको वापस कर रही है। तो ऐसे होता है ना, चाय छानते हो, पत्ती रह जाती है और बाकी क्या होता है, चाय अलग हो जाती है। तो इन द सेम वे किडनी का भी तो यही फंक्शन है ना, किडनी ब्लड को छानती है, और जब किडनी ब्लड को नहीं छान पाती तो इसी को क्या बोलते हो कि हाँ किडनी फेल हो गई। और किडनी जब फेल हो जाती है तो खून में गंदगी जम जाती है, मतलब जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो जमता जाता है। समझ आ रहा है तुम लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देखो, तो ये देखो यहाँ पर बता रहा है कि किडनी होती कहाँ पर है। किडनी की मैं तुमको ना एकदम एग्जैक्ट जगह बताती हूँ कि किडनी कहाँ पर होती है। देखो ये होती है, इसको रब कर दे रही हूँ मैं। देखो, किडनी जो होती है ना, किडनी लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर के बीच में होती है। अब बात ये आती है कि ये मैम थोरैसिक और लंबर क्या है, ये तो हमें नहीं पता। तो ये थोरैसिक लंबर ये है कि दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम इज जस्ट लाइक अ खाचा, एक खाचा है वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर तुमने स्पाइनल कॉर्ड को रख रखा है। इस तरह से समझो कि वर्टिब्रल कॉलम इज अ खाचा, और उस खाचे के अंदर आपने क्या रखा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वो जो खाचा है ना, वो खाचा ऐसे ही नहीं बना है, वो खाचे में बहुत सारी बोन्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहले जो उसमें बोन होती है वो होती है सर्वाइकल, उसके बाद आती है थोरैसिक, उसके बाद आती है लंबर। तो थोरैसिक और लंबर के बीच में किडनी होती है, इसीलिए किडनी यहाँ पर होती है। थोड़ा अगर तुम फील करो तो जो किडनी का दर्द उठता है लोगों को स्टोन का, वो यूजुअली यहाँ से ही उठता है। क्यों? क्योंकि वो थोरैसिक और लंबर रीजन के बीच में होती है। एक बार फिर से मैं बता रही, वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट 26 सीरियली अरेंज्ड बोन। अब कुछ लोग कहेंगे मैम 23 नहीं हो, 26 नहीं होती, 22 23 ऐसा होता है, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि जो दो बोन्स होती है वो फ्यूज्ड होती है, और फ्यूज्ड होने का मतलब है कि 4 बोन एक साथ फ्यूज है। तो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में
वर्टिब्रल कॉलम में थोरैसिक होता है, थोरैसिक बोन्स होती हैं, सर्वाइकल होती हैं, है ना, सर्वाइकल का पेन सुना है, सर्वाइकल हो गया या ये हो गया, सुना ही होगा, तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर। तो तुम ये कह सकते हो कि अगर इतना बड़ा वर्टिब्रल कॉलम है, राइट, ऐसे समझो कि अगर ये वर्टिब्रल कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये आपको आदमी दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, हटो भाई पेन पढ़ाने दो, तो ये ना, ये अगर आपको दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट, तो आप देख सकते हो कि ये सेंटर में थोड़ा, यहाँ बीच के पोर्शन में इधर की तरफ प्रेजेंट है। अब हर इंसान में थोड़ा वो अलग लगेगा, कोई अगर लंबा है तो उसको थोड़ा ऊंचा फील होगा, कोई अगर किसी की हाइट शॉर्ट है तो उसको फील होगा कि यहाँ पर है ना, इट डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑल्सो, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग ही तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर, क्लियर, Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थोरैसिक और लंबर के बीच में है किडनी। किडनी का मैंने आपको साइज बता दिया, शेप बता दिया। अब आओ चलो किडनी के अंदर चलते हैं। देखो जब तुम किडनी के अंदर आओगे, इसका एक और स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल वाला शायद होगा, पहले वो समझ लो, रुको देखो, ये समझो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर अच्छा है। ये अगर तुम किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है किडनी का, ये है कैप्सूल वाला पोर्शन, मैंने अभी बताया था ना कैप्सूल वाला पोर्शन। अब तुम्हें यहाँ पे होल दिख रहा है ना, इतना बड़ा सा होल दिख रहा है, इसके अंदर से देखो ये यूरेटर जा रहा है, ये देखो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, है ना। तो ये क्या है कि ये जो होल कर रखा है ताकि सारी ब्लड वेसल्स, यूरेटर, ये सब किडनी के अंदर जा सके। अब जब ये किडनी के अंदर जाएगा तो आपको डिवीजन दिख रहा है, यू कैन सी दिस डिवीजन, ये आपको एक ये वाला डिवीजन दिख रहा है, और आपको ये दिख रहा है कि ऐसे पिरामिड्स बने हुए हैं, दिख रहा है आपको, सबको विजिबल है ना? Yes, ma'am. ये देखो, अब ये जो अंदर Yes, ma'am. वाला रीजन है ना, इस अंदर वाले रीजन को आप बोलते हो मेड्यूला, इस अंदर वाले रीजन को आप बोलते हो मेड्यूला, या इसी पिरामिड को आप बोलते हो मेड्यूलरी पिरामिड, इसी पिरामिड को आप बोलते हो मेड्यूलरी पिरामिड। और जब आप ये वाला रीजन देखते हो बाहर वाला, तो बाहर वाले रीजन को आप बोलते हो कॉर्टेक्स, बाहर वाले रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हो। हमेशा कोई भी चीज की स्टडी करो, अगर कॉर्टेक्स रीजन को यूज किया जा रहा है तो कॉर्टेक्स का मतलब है बाहरी हिस्सा, और अगर बात करी जा रही है मेड्यूला की, तो मेड्यूला का मतलब है अंदर का हिस्सा। तो मेड्यूला ये अंदर वाला पार्ट है, कॉर्टेक्स ये बाहर वाला पार्ट है। अब इसी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगी ताकि आपको मैं नेफ्रॉन दिखा पाऊं बना के। देखो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऐसे कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, और कुछ इस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रेजेंट कैसे होता है, ये देखो, यानी कि नेफ्रॉन का आधा हिस्सा मेडुला में होता है और आधा हिस्सा कॉर्टेक्स में होता है, राइट। यानी कि नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा, ये चीज मुझे मतलब समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को नहीं पता होती। तो नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा होता है मेडुला में, और नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा, ये तो बंद हो गया, वेट, देखो नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा होता है यहाँ, और नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा होता है बाहर की तरफ। किसको किसको ये चीज समझ आई कि मैं नेफ्रॉन का हिस्सा क्या बता रही हूँ? कंप्यूटर क्लास विल बी एट 10 आई गेस 10 PM पे है ना, तो अभी बायो पढ़ लो फिर कंप्यूटर क्लास करना, ओके। किसको ये समझ में आया कि मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता रही थी? यस मैम। क्लियर है ना कि नेफ्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होता है, Yes, ठीक ma'am. है। ये चीज आपको पता थी कि नेफ्रॉन आधा मेडुला में और आधा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, No, ma'am. ठीक है। तो यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये नो मैम कह रहे थे अभी, है। देखो तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये किडनी है, ये आपको वेसल्स दिख रही हैं कि यहाँ हाइलम से अंदर जा रही हैं, ये इसको रेनल पेपिला बोल रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज रेनल पिरामिड, ये रेनल कॉलम्स हैं, यानी कि धर पिरामिड के बीच में जो जगह है उसको आप क्या बोलते हो? कॉलम्स बोलते हो। ये कैप्सूल है जो कि फाइबरस है, यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बनी है। ये जो पिरामिड से थोड़ा सा ऐसे पिरामिड जहां से आ रहा है, इस वाले रीजन को आप कैलिक्स बोलते हो, है ना। ये जो पतला वाला रीजन है इसको माइनर बोलते हो, चौड़े वाले रीजन को आप मेजर बोलते हो। और ये जहां से यूरेटर के अंदर ये जगह, ये जो बड़ी वाली आपको दिख रही है, दिस इज रेनल पेल्विस, इसको क्या बोलते हो? रेनल पेल्विस। और ये क्या है? वेन्स हैं, ये क्या है? आर्टरीज हैं, यानी कि ब्लड कैरी कर रही होंगी। ऑफ कोर्स वेन्स और आर्टरीज का काम तो ब्लड ही कैरी करना होता है। Why are you spamming? Huh? Computer class. I told you ना that it is at 10 PM. So why are you not paying attention? If you have to study, so पढ़ो. Spam क्यों कर रहे हो? What do you want? Attention चाहिए? या what happened? पढ़ो ना बैठ के. What is your problem? I am not understanding. तब से I am seeing you are spamming again and again. I told you ना timing. So what is your problem? If you want to ask question, if you want to study, then you can study, right? But don't spam. If I'm not saying anything, it doesn't mean I'm not watching your comments. Whatever your name is. Look, so this is kidney, और kidney में ये वाला region is capsule, ये वाला region is medulla, this is renal pelvis, ये veins है, arteries है, this is hilum, this is ureter, ये major calyx है, ये minor calyx है। अब जो structure हम पढ़ा रहे थे, वापस से उस पे आते हैं। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो,
इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देख सकते हो तो आपको विजिबल है कि हाँ ये मैम बता रही हैं, ये क्या है, इरेज करती हूँ फिर आप लोग बताना, मैं आपसे पूछूंगी। हाँ देखो, आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला रीजन हाइलम है, ये वाला रीजन जो है ये रेनल पेल्विस है, ये मेजर कैलिक्स है और ये माइनर कैलिक्स है, ये पिरामिड्स हैं और इन पिरामिड्स को मेडुलरी पिरामिड्स बोलोगे। बीच में कॉलम्स प्रेजेंट हैं, है ना, ये बीच में क्या प्रेजेंट है, ऐसे कॉलम्स प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बाहरी हिस्से को आप कॉर्टेक्स बोलते हो, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो किसको किसको ये किडनी का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया। अभी और पढ़ने वाले हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए। मैम क्लियर। हाँ जी, यस मैम क्लियर। देखो इसके बाद आता है स्किन। स्किन के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ो। जो स्किन है ना, स्किन को हमने क्यों रखा है इसके अंदर, कोई आप ये सोचोगे कि मैम अरे यार आप तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रही हो, किडनी पढ़ाओ ना, व्हाई आर यू टीचिंग अस लाइक ये स्किन क्यों पढ़ा रही हो। क्योंकि भाई जो भी स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, कौन कहाँ से निकलता है, स्किन से निकलता है। तो एक तरह से स्किन इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, स्किन इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और लंग्स इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई? क्योंकि लंग्स से CO2 जा रही है, किडनी से यूरिया जा रहा है, स्किन से जो भी आपके एक्सेस सॉल्ट्स हैं या जो भी मतलब सेबेशियस ग्लैंड्स जो भी सेक्रीशन दे रहे हैं वो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर आपको समझ में आता है कि ऐसे कान में ऐसे करो तो गंदगी निकलती है ना, तो ये क्या है, सेबेशियस ग्लैंड से जो मतलब सेक्रीशन हो रहा है एक तरह से, यही सारी चीजें वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये स्किन से ही तो आ रही है ना, तो इसलिए स्किन इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, तो स्किन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो यहाँ पे आपको हेयर्स दिख रहे हैं स्किन के ऊपर, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड स्किन के ये नीचे वाली ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोल रहे हो, बीच वाली को ये क्या बोल रहे हो, डर्मिस। ये देखो डर्मिस है, एपिडर्मिस है, यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, ये क्या है, सबक्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये मसल्स है। तो थोड़ा बहुत किडनी के बारे में आपको बताया गया है कि ये देखो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड वो है जो स्वेट रिलीज करता है। और जब आपकी बॉडी में टीनेजर की एज पे बहुत मतलब टीनेज एज पे बहुत ज्यादा जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स का चेंजेस होता है तो ये सेबेशियस ग्लैंड और जो स्वेट ग्लैंड्स है ये ज्यादा ऑयल सेक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एक्ने का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्किन के बाद आप आ जाओ लंग्स पे। लंग्स को पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। इस रीजन को आप बोलते हो ट्रैकिया। और ट्रैकिया से जब आगे की तरफ बढ़ोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा दो लंग्स, यानी कि डिवाइड हो जाएगा लंग्स में लेफ्ट और राइट। अंदर की तरफ चलोगे तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और एंड पे आप देखो कि ये है एल्वेलाई। अब इस एल्वेलाई के अंदर ना ऑक्सीजन भरी हुई है, तो ये ऑक्सीजन को दे देता है, CO2 को ले लेता है। ऑक्सीजन को देगा, CO2 को क्या करेगा, लेगा। और जब CO2 को लेगा तो CO2 के बाहर की तरफ लेके चला जाएगा। तो इट इज ऑल्सो वर्किंग एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, दिस इज लिवर। लिवर का मतलब डायग्राम्स मैंने क्यों लगाया ना इस चैप्टर में, क्योंकि डायग्राम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किडनी कितनी है, क्या उसका साइज है, वो तो रटने वाली चीजें हैं, बाकी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिवर आपको पता है कि अगर मैं आधा लिवर काट दूं तो ये अपने आप ग्रो कर जाता है? तुम बताओ, अगर मैं लिवर को आधा काट दूं। यस मैम। है ना, हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन लिवर ही है जिसको अगर जैसे लिवर ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें मैम लिवर और नेल्स दोनों है। हाँ नेल्स भी है। हाँ पर नेल्स तो एक्सोस्केलेटन में आ जाएगा ना, हम लोग एंडोस्केलेटन पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे तो अगर आप एक्सो में मतलब देखोगे तो हेयर भी ग्रो करते हैं, यस मैम। है ना। तो हम एंडो पढ़ रहे हैं, मतलब अगर आप एंडोस्केलेटन में देखोगे तो केवल लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जो कि वापस से रीजनरेट कर जाता है। हम बॉडी के अंदर बाइल जूस नहीं करते क्या? क्या? मैम जो बॉडी के अंदर बाइल जूस प्रेजेंट होता है वो रीजनरेट नहीं करते क्या? बाइल जूस तो लिवर सेक्रीट करता है ना। बाइल जूस तो एक तरह से जैसे जैसे पैनक्रियाटिक जूस है, उसी तरह बाइल जूस है, वो तो डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। ऐसे तो तुम्हारी बॉडी में सलाइवा बार बार बन रहा है ना, लेकिन यस मैम। प्रॉपर एक ऑर्गन थोड़ी बार बार बन रहा है। अगर तुम्हारा एक बार हाथ मतलब ऐसे कट गया, ठीक है, मतलब ऐसे एग्जांपल बता रही, या सपोज करो तुम्हारा स्टमक हट गया या तुम्हारा आधा स्टमक में काट के निकाल दूं, तो क्या वापस से पूरा स्टमक बन जाएगा? नहीं। तो ये चीज है, ठीक। ओके मैम। बाकी सलाइवा और डाइजेस्टिव जूस ये तो आपके मतलब ये तो बनता ही रहेगा, ये तो बॉडी का काम है करना। दूसरी चीज देखो, ये देखो किडनी का, ये देखो बताया गया है कि किस तरह से किडनी अटैच है, ये तुम देख सकते हो। इंफीरियर वेना कावा, कौन कौन मुझे बताएगा कि इंफीरियर वेना कावा होता क्या है? पिछले टर्न पे ही पढ़ाया है मैंने। मैम इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इनपुट लेता है हार्ट के लिए फ्रॉम हाँ, लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। या वेरी गुड। तो इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है राइट एट्रियम में, राइट। यानी कि इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। ये देखो ये हाइलम वाला ओपनिंग है। तो बेसिकली हम लोग ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। मेडुलरी रेस क्या होता है, इसके बीच में जो जगह है दैट इज कॉर्टेक्स, ये सब देखो लिखा हुआ है। दिस इज रेनल कैप्सूल, ये वाला रीजन क्या है, मेडुला है, यानी कि इसको मेडुला बोल रहे हो। और इस पिरामिड को मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हो। बाहरी रीजन को कॉर्टेक्स बोल रहे हो। इन रेस को मेडुलरी रेस बोल रहे हो। दिस इज लेफ्ट किडनी, ये क्या है, पेल्विस है किडनी का, इसको पेल्विस बोल रहे हो। और दिस इज यूरेटर, यूरेटर यानी कि जहां से यूरिन बाहर जाएगा। नेक्स्ट देखो,
हाँ, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि किडनी का जो मेन, एक तरह से कह सकते हो किडनी बनी किससे है, तो किडनी बनी है नेफ्रॉन से। ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है नेफ्रॉन का, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हारे एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो काफी चांसेस है कि तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में तुम्हें अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। इसके स्ट्रक्चर को याद कैसे करोगे, बताते हैं। देखो, ये तो मतलब वो वाला डायग्राम है, ऐसे अपने हाथ से अगर बना के पढ़ो। देखो, तो जैसा कि तुम्हें ये दिख रहा है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर ऐसे ही मैंने बनाने की पूरी कोशिश करी है। तो यहाँ पर देखो, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल और ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, यानी कि ब्लड लेके आएगी एक और एक क्या करेगी, ब्लड लेके जाएगी। एफरेंट एक लेके, देखो एक लेके आ रही है इधर से और एक क्या कर रही है, इधर की तरफ लेके जा रही है ना, तुम्हें इधर से दिख सकता होगा। दूसरी चीज, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अभी कोई बोल रहा था ना बोमेन्स कैप्सूल, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, इस वाले पार्ट को। दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ऐसे जो गुच्छा भरा है ना, ये इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को साथ में बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को साथ में बोलते हैं मेल्फिजियन मेल्फिजियन कैप्सूल। बाप रे, मैं डर गई एकदम से, आवाज कहां से आ गई, बाप रे बहुत डर गई सच्ची में। मैं कोई बोलता नहीं है ना, एकदम शांति यहाँ पे रहती है, एकदम मैं एकदम उसमें थी, अचानक से आवाज, मेरे को बाप रे कौन आ गया। हाँ, क्या बता रहे थे, बताओ बताओ, अब नहीं डरूंगी। मैम मेल्फिजियन कैप्सूल। हाँ, मेल्फिजियन कैप्सूल भी बोल सकते हो, मेल्फिजियन कैप्सूल नहीं, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल बोलते हैं, मेल्फिजियन कॉर्पस्कल, या फिर आप बोल सकते हो इसको मेल्फिजियन बॉडी। तो ये वाला पोर्शन ही काम सबसे ज्यादा करता है। क्या करता है, देखो ध्यान से समझना, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इस रीजन में ब्लड है, अब इस रीजन में ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि ब्लड यहाँ से, जो तुम्हें ये वाला वोमेन्स कैप्सूल दिख रहा है ना, ये वोमेन्स कैप्सूल ही तुम्हारी छन्नी है, ठीक है। ये वोमेन्स कैप्सूल पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग क्या करती है, जो पार्टिकल्स काम के हैं उसको वहीं रहने देती है ना, और जो भी एक्सक्रीटरी वाला प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे भेज देती है। तो यहाँ वाले रीजन में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस चीज को याद रखना कि ये वाला जो रीजन है यही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला रीजन, ठीक है। मैं दिख नहीं रही हूँ क्या, मैं उधर चली गई, ठीक। तो जो ये वाला रीजन है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला रीजन है। ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा अल्ट्रा फिल्टर होके, और बाकी ये पीसीटी और डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि जितनी भी यूरिन मतलब बनती है हमारी बॉडी में, उसमें से कह सकते हो कि 97 to 99% रीअब्सॉर्ब हो जाती है और केवल 1% ही हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये वाला डायग्राम देखो, ये वोमेन्स कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, और यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब फिल्टर कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जाएगा तो वो पहले जाएगा पीसीटी में, यानी कि ये जो पहले वाला घुमाव होता है ना, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ से आगे आओगे तो ये जो तुमको, यहाँ से अगर आगे आओगे तो ये जो तुम्हें यू शेप दिख रहा है, ऐसे अम्ब्रेला जैसा यू शेप, इसको हेनेल्स लूप बोलते हो या इसको लूप ऑफ हेनेल बोलते हो। और यही लूप ऑफ हेनेल मैंने बताया था कि किडनी के मेडुला में घुसा हुआ होता है, यानी कि किडनी के जो मेडुला वाला रीजन है उसमें ये पार्ट होता है, और किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसमें ये पार्ट होता है। ये समझाने के लिए मैं एक बार ये दिखाती हूँ कि जो अभी आपने ऐसे नीचे वाला यू शेप देखा है वो यहाँ होता है, और जो ऐसे ऊपर वाला वोमेन्स कैप्सूल देखा है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज है, यहाँ पे है डीसीटी और ये है कलेक्टिंग डक्ट। इनके फंक्शंस कुछ ये होते हैं कि जो पीसीटी है, डीसीटी है, ये कह सकते हो कि रीअब्जॉर्प्शन करने में काम कर रहा है, कुछ सेक्रीशंस भी देते हैं क्योंकि एक तरह से वॉल है ना आपके किडनी की। और दूसरी चीज क्या है, सॉल्ट आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, जो भी फिल्टर्ड सब्सटेंस है वो जाके कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है, ठीक। उसके बाद यूरेटर के थ्रू बाहर चला जाता है। किसी को कुछ पूछना है इसमें? और आप देख सकते हो कि हेनेल्स लूप के ऊपर ऐसे ये पूरा लपटा हुआ है। ये जो लपटा हुआ है ना, ये क्यों लपटा है, ताकि ये काउंटर करंट बना सके। काउंटर करंट का मतलब ये है कि एक तरह से, कैसे काउंटर करंट का मतलब है कि बैलेंस बना सके कि नीचे क्या जाएगा ऊपर कैसे जाएगा, एक मेंटेन कर सके कि हाँ क्या लेवल मेंटेन कर सके, अमाउंट मेंटेन कर सके, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पीसीटी और डीसीटी, तो पीसीटी और डीसीटी के फंक्शंस ये हैं कि जहां पे डीसीटी या रीअब्जॉर्प्शन में ज्यादा काम करेगा, पीसीटी वाला पोर्शन ये देख रहे हो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर क्यों है, ताकि ये जो फ्लो होगा ना, अगर कोई चीज सीधी सीधी है, अगर कोई चीज सीधी सीधी है तो वो जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर उसमें कर्व्स बने हैं तो वो जल्दी फ्लो हो सकता है। इसलिए पीसीटी और डीसीटी का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा कर्व होता है। हाँ, आज क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट देखो, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, यानी कि जब यूरिन का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, इफरेंट आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल। याद रखना, ए माने आओ
और ई माने जाओ, वैसे जे माने जाओ होना चाहिए बट ए माने आओ, ई माने जाओ। तो यहाँ से अगर ब्लड आया, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज देख रहे हो, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज यानी कि गुच्छा ऑफ कैपिलरीज, राइट। तो ये जो गुच्छा ऑफ कैपिलरीज देख रहे हो उसको ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। इसी में से ब्लड क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, वुमेन्स कैप्सूल में जा रहा है, यानी कि ब्लड फिल्टर होकर वुमेन्स कैप्सूल में क्या जा रहा है, ब्लड फिल्टर होकर ब्लड थोड़ी जाएगा, ब्लड वाला पोर्शन तो यही रह जाएगा, यूरिन चली जाएगी और बाहर निकल जाएगी, और इस प्रोसेस को आप बोलते हो अल्ट्रा फिल्टरेशन। फिर पीसीटी और डीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में देखो रीअब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पर क्या होता है, सेक्रीशंस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन आपकी बॉडी में हो सके, यानी कि आयोनिक और वाटर बैलेंस हो सके। दूसरी चीज ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो, ऑल सल्यूट प्लाज्मा कंपोनेंट्स, बोल रहा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जितने भी सल्यूट्स हैं वो चले जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा। दूसरी चीज है अभी बताते हैं क्लास के बाद। नेक्स्ट है सेक्रीशन। सेक्रीशन कैसा होगा, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। फिर रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, ग्लूकोज, है ना। अच्छा, आपने कभी सुना है कि आपकी बॉडी से ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन में ग्लूकोज निकलता है बाहर? मैम डायबिटीज। डायबिटीज मेलाइटस। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस में अंतर क्या होता है? मैम डायबिटीज मैम इंसिपिडस डायबिटीज जो है वो मेलाइटस एडीएच एंटी मैम डायरेटिक हार्मोन कंट्रोल करता है, एंड उसमें मैम वाटर जिसमें हमारा वाटर जो वाटर है की कमी हो एब्जॉर्ब कर जाती है लेता है, बॉडी में। ज्यादा कमी हो जाती है बॉडी। एक एक जन बोलो, एक एक जन बोलो, एक मिनट, पहले कौन बोल रहा था? पहले मैम मैं अग्निंद्र। हाँ, आप बोलो। मैम जो डायबिटीज मेलाइटस होती है वो इंसुलिन हार्मोन से होती है, वेयर एज जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है वो एडीएच हार्मोन से होती है, जो एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। एंड इंसुलिन जो होता है वो उसमें शुगर आता है विद लॉट्स ऑफ हनी लाइक इन यूरिन, एंड डायबिटीज इंसिपिडस में वाटर की इनसफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, सो उस वजह से अ पर्सन मे फील थर्स्टी। वेरी गुड। सोहा, आप भी बता दो, आप क्या बता रहे थे? मैम मैं यही बोल रही थी पूरा टू कॉपी। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो हाँ, ये सही बोल रहे हो कि जो नेफ्रॉन वाला रीजन है ना, नेफ्रॉन वाले रीजन में कहाँ पहुंच गई मैं, क्या बता रही थी, क्या बात कर रहे थे हम लोग? मैम डायबिटीज मेलाइटस ग्लूकोज के बारे में पूछ रहे थे आप। हाँ, ग्लूकोज के बारे में पूछ रहे थे। ग्लूकोज के बारे में ये था कि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है कि ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलता है, बिल्कुल सही आपने बताया, इंसुलिन की कमी होती है बॉडी में, और अगर इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता, तो इंसुलिन काम नहीं करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ये होगा कि मैम बॉडी में शुगर लेवल बॉडी बढ़ में जाएगा। ब्लड में, बॉडी में नहीं कह सकते, हाँ ब्लड में शुगर का हाँ लेवल बढ़ ब्लड में। जाएगा। और ब्लड में जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो ये जो छन्नी छानने वाली छन्नी है, कितना ग्लूकोज को रोकेगी, नहीं रोक पाएगी ना। जब आपके ब्लड में कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, और पार्टिकल के साइज पे भी डिपेंड करता है, एज यू नो शुगर इज जस्ट लाइक अ चीनी, है ना। तो चीनी को अगर पानी में डालते हो तो चीनी एकदम घुल जाता है ना, पार्टिकल साइज कितने छोटे होते हैं, तो इसीलिए घुल जाएगा। जब घुल जाएगा तो आपके यूरिन से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इधर सेक्रीशन है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये तो खत्म हो गया। आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी में ये होता है कि आपकी बॉडी से आप कह सकते हो कि जैसे कि अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, पहली चीज, उसके लिए आप डायलिसिस कराते हो, है ना। और एक और बीमारी होती है जिसको यूरेमिया बोलते हैं। यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि सुसु से ब्लड आना, एक तरह से, है ना, यूरिन से ब्लड आना, तो उसको आप यूरेमिया बोलते हो। और ये कंडीशन काफी सीवियर होती है। क्यों होती है, क्योंकि किडनी, इसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। और अगर डायलिसिस वाली कंडीशन भी, यानी कि आपकी किडनी प्रॉपरली ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में डायलिसिस पे इंसान कितने दिन तक रहेगा, है ना। तो डायलिसिस Yes, पे इंसान कितने कितने दिन तक रहेगा, तो इसीलिए ये सारी कंडीशंस क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है। और इवन अगर आप ट्रांसप्लांट कराते भी हो तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि हाँ जो पर्सन है वो ठीक हो जाएगा। तो जो आर्टिफिशियल किडनी का मैकेनिज्म है, जिसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं बेसिकली, उसमें ये मैकेनिज्म होता है कि आप इम्प्योर ब्लड को लेते हो, ठीक है, समझ लो इस तरह से कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड को निकालते हो, एक मशीन में लेते हो, और उस मशीन में आप एक सब्सटेंस डालते हो विच इज कॉल्ड एज, कौन सा सब्सटेंस डालते हो बताओ, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस डालते हो, जिसकी वजह से जो खून है ना वो जम ना जाए, ठीक। तो ये है कि खून जम ना जाए, खून ना जमने के लिए आप उस मशीन में एंटीकोगुलेंट डालते हो। और उसमें ना एक समझ लो तुम ऐसे, मतलब बड़ी सिंपल भाषा में समझो कि आपने एक डब्बा ले लिया है, और उस डब्बे में आपने गंदे खून को लिया, एक तरफ गंदे खून को लिया, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रखी है ना, बीच में एक ऐसे सेलोफेन की मेम्ब्रेन लगा रखी है, और एक तरफ इम्प्योर ब्लड है। और वो इम्प्योर ब्लड अब क्या करेगा, उस मेम्ब्रेन को पास करेगा। जब वो उस मेम्ब्रेन से उससे टकराएगा तो जो भी इम्प्योरिटी है उसको दे देगा उधर की तरफ, और ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और जब ब्लड प्योर हो जाएगा तो उसको वापस से क्या करेंगे, हम आपकी बॉडी में इंसर्ट कर देंगे। तो तुम खुद सोचो, इतना ये लंबा प्रोसेस होता है। बहुत लोगों का डायलिसिस चल रहा होता है, जो लोग बीमार होते हैं या बहुत किडनी उनकी खराब हो जाती है, लेकिन आपने सुना होगा कि डायलिसिस का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं चल पाता है ना। यस मैम। yes, ma'am. ठीक है, डायलिसिस का प्रोसेस बहुत लंबा नहीं चल पाता। तो यही वाला ये आपको दिखा, मतलब ये पूरा डायग्राम है कि ये डायलाइजिंग फ्लूइड है, और इसके बाद ये देखो रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाल रहे हैं, रेडियल वेन से ब्लड दे रहे हैं, और ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर फ्रेड डायलिसिंग सोल्यूशन,
ये तो मतलब वैसे करके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाया हुआ है कि यूज डायलिसिंग सोल्यूशन को इधर कर दिया, बट इसमें तुम ऐसे समझो कि ये एक मशीन लगा रखी है, इस मशीन में बीच में सेलोफेन वाली पन्नी है, इधर तुम्हारा इम्प्योर ब्लड है, और ये जो इम्प्योर ब्लड है इसको पास करके इधर जा रहा है, और इधर ब्लड तुम्हारा क्या हो जाता है, प्योर हो जाएगा, ब्लड इधर जाके प्योर हो जाएगा, और इधर तुम्हारी क्या रह जाएगी, जो भी तुम्हारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो इधर की तरफ बच जाएगा। अब ये जो तुम्हारा प्योर ब्लड है इसको वापस से तुम्हारी बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सारी इसमें चीजें हैं किडनी में। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। लेट्स टॉक हियर। देखो, सबसे पहले हम किडनी पढ़ रहे थे, किडनी यानी कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ने से पहले पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, फिर हमने पढ़ा कि बाइल पिगमेंट इज आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा बहुत ज्यादा पानी अगर हमारी बॉडी में है तो वो वेस्ट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा सॉल्ट है हमारी बॉडी में तो वो वेस्ट है। इतनी चीज हमने पढ़ी कि कौन कौन से सब्सटेंस को हमें अपनी बॉडी से निकाल देना चाहिए, और यूरिया तो हमारा मेन है जिसके बारे में हम पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अमोनिया क्यों नहीं रिलीज करते हैं हम, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। फिर मैंने आपको बताया यूरिया जो रिलीज करते हैं उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। फिर मैंने आपको थोड़ी किडनी की बात बताई कि ये बीन शेप होता है। फिर मैंने आपको बताया इसका जो इनर वाला रीजन होता है उसको आप क्या बोलते हो, इनर वाले रीजन को आप मेड्यूला बोलते हो। और फिर मैंने आपको बताया कि जो आउटर वाला रीजन होता है, आउटर वाले रीजन को आप कॉर्टेक्स बोलते हो। ठीक, फिर अगर आपको पता हो तो मैंने बताया कि किडनी मेजरली बनी होती है नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन में कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जैसे कि एफरेंट आर्टरियोल यानी कि जो ब्लड को लेकर आता है, और इफरेंट जो लेकर जाता है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रेजेंट होता है बोमेन्स कैप्सूल, यही आपका मेन तो छन्नी है। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल के साथ अगर आप देखोगे ग्लोमेरुलस यानी कि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा, तो ये इन दोनों को साथ में आप मेल्फिजियन कॉर्पस्कल बोलते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आता है, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पहले आता है उसको आप पीसीटी बोलते हो। पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, और इसके बाद आता है डीसीटी डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। बीच में ये जो अम्ब्रेला शेप आता है इसको बोलते हो हेनेल्स लूप या लूप ऑफ हेनेल। इसका ये वाला हिस्सा मेडुला में प्रेजेंट होता है, और ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये वाला जो हिस्सा है इसी में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, और रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी रिक्वायर्ड है उनका सेक्रीशन। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पानी पियो तो उसमें कुकम्बर और ये सारी चीजें मिंट वगैरह डाल के रखो और वैसे पानी पियो। क्यों? क्योंकि जब भी यूरिन के जरिए क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और जब हम एक्सक्रीट करते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी होती है बॉडी में जिससे बैलेंस बिगड़ता है। इस वजह से हमें ऐसा वाटर पानी मतलब पानी में ये सारी चीजें मिला के पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट भी साथ ही साथ जाते रहे और उसकी भी हमें कमी ना हो। क्लियर है सबको ये चीज? कोई किसी को डाउट है? No, ma'am. Okay, nicely. I will explain everything once again. तो किडनी इज अ लाइक बीन शेप ऑर्गन। किडनी बेसिकली अल्ट्रेशन का काम करती है, एक तरह से आपके खून को छानती है। आपके खून में जो भी गंदगी है, जो भी चीजें हैं, उसको किडनी क्या करती है, साफ करती है। अगर आपकी किडनी खराब है तो इसका मतलब आपकी बॉडी से गंदगी नहीं निकल पा रही और वो आपके ब्लड में इकट्ठा हो रही है, जिसकी वजह से आप काफी बीमार हो सकते हो। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज पढ़ने के लिए कि यूरिन होती कैसे है, यानी कि हमें कैसे पता चलता है। तो जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है जब वो यूरिन से फिल्ड हो जाता है तो उसमें ना जो स्पिंक्टर मसल्स होते हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्पिंक्टर मसल्स। तो जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो जो वॉल है वो क्या स्ट्रेच होने लगती है, और जब वॉल स्ट्रेच होती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, और जब ब्रेन को सिग्नल मिलता है तो उसी के थ्रू क्या होता है, जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन होता है ना। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन? मतलब यूरिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्या है, तो इट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मींस रिलीज ऑफ यूरिन, है ना, रिलीज ऑफ यूरिन इसको बोलते हो। तो पूछ सकता है आपसे एक नंबर के डेफिनेशन में कि व्हाट डू यू मीन बाय मिक्चुरेशन। चलो, अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था व्हाट हैपन गोट, हाँ बताओ, अटेंशन दे दिया, बताओ व्हाट हैपन, क्या पूछना है तुमको? अच्छा, तुम्हें केवल अटेंशन लिखना है, ठीक है, कैरी ऑन। नेक्स्ट देखो,
हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला था आपसे कि आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सबका रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। 5 मिनट का आप लोग को मैं ब्रेक दे रही हूँ और फिर हम लोग सारे जो भी जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स हैं उन सबका हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। लाइक नर्वस सिस्टम क्या क्या पढ़ लिया है आपने अभी, एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ने पढ़ क्या क्या लिया और किस किस चीज का हम लोग को रिवीजन करना है। चलो मैं लिख लेती हूँ एक बार क्या क्या चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। जैसे कि हमने नर्वस पढ़ लिया है, हमने सेंस ऑर्गन पढ़ लिया है, हमने एंडोक्राइन कंप्लीट करा है, राइट। मैं कुछ बोलूं तो मुझे बताना। एब्जॉर्प्शन भी कर लिया था रूट्स वाला, देन हमने ट्रांसपिरेशन कर लिया था, फोटोसिंथेसिस कर लिया था, इसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने जेनेटिक्स पढ़ा था, फिर हमने पॉपुलेशन पढ़ा था, और इसके बाद हमने पॉल्यूशन पढ़ा था, और पॉल्यूशन के बाद हमने सर्क्यूलेटरी पढ़ा था, और सर्क्यूलेटरी के बाद हमने एवोल्यूशन पढ़ा था, और एवोल्यूशन के बाद आज हमने एक्सक्रीटरी पढ़ा है। तो इतने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से मैं आपका अभी रिवीजन आज कराऊंगी नर्वस सिस्टम में, एंडोक्राइन का, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी अभी, और जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, सर्कुलेटरी की बताऊंगी, और एक्सक्रीटरी तो आपने जस्ट अभी कंप्लीट करा है। ठीक है, रेडी हो सब रिवीजन के लिए? यस मैम। ठीक है। मैम रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब अल्ट्राफिक्सेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन जो होता है मैम, वो कहाँ होता है? बेटा आवाज नहीं आ रही, फिर से रिपीट करना। तो मैम अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है? रीएब्जॉर्प्शन जो नेफ्रॉन का नीचे वाला रीजन है ना, पीसीटी और डीसीटी, यानी कि जो हेनेल्स लूप में जब यूरिन जा रही है, फिल्टर होने के बाद जब यूरिन नीचे की तरफ जा रही है नेफ्रॉन में, तो जो नेफ्रॉन की वॉल्स हैं वही रीएब्जॉर्ब करती हैं। ओके मैम। मैम उसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है क्या सेकंड टाइम चीज? में? क्या मैम क्या? मतलब उसके वुमेन्स कैप्सूल के बाद क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, साल्ट या फिर क्या चीज? मैं समझ नहीं पा रही, आप फिर से बताओगे? मैम मतलब वुमेन्स कैप्सूल में तो वो हो गया हमारा एब्जॉर्ब, लेकिन जो नीचे आके फिर और जो हमारा फिल्टर होकर आया है उसमें से क्या क्या एब्जॉर्ब होता है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जैसे कि देखो, वुमेन्स कैप्सूल से फिल्टर हो गया हमारा हमारा अब सपोज समझ लो कि यूरिन में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो हमारी जो वॉल है नेफ्रॉन की, वो जो भी इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स, या सपोज करो आपकी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही या अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है ब्लड को, तो क्या होगा कि जो भी आपका फिल्टर है, अगर फिल्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसको क्या करेगी, हमारे जो नेफ्रॉन है वो अपने आप खींचने लगेंगे ना, बिकॉज उसे तो पता है नेफ्रॉन को कि कौन सा चीज वेस्ट एलिमेंट है और कौन सा चीज उसके लिए हेल्दी है, तो मतलब उसके लिए उसके काम का है, तो उन चीजों को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि वाटर, 99% वाटर तो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। जैसे कि अगर आपको मैं इसके लिए एक एग्जांपल बताऊं कि जब भी हम चीनी खाते हैं, तो जो चीनी होती है ना, वो चीनी कैसे बनती है, सारे विटामिन और मिनरल्स को निकाल के शुगर बनती है, और जब सारे विटामिन और मिनरल को निकाल के बनती है, और अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हो जो विटामिन और मिनरल को निकाल के बनी है, तो ऐसी चीज आपकी बॉडी में जाके विटामिन मिनरल मांगेगी, तो वो आपकी बॉडी से विटामिन मिनरल्स खींचती है, इसीलिए चीनी अच्छी नहीं होती। ओके मैम, क्लियर। ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है वाटर एंड आयनिक बैलेंस। ना व्हाट इज आयंस, हमारी बॉडी में आपको पता है आयंस होते हैं, ब्रेन में भी, इनफैक्ट ब्रेन में जो सिग्नल जाता है ना, तो सोडियम पोटेशियम ये सारे आयंस की वजह से होता है। तो वाटर और आयनिक बैलेंस हमारी बॉडी में, या इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं ना जिस चीज को, ये जो मेंटेनेंस होता है वाटर आयनिक बैलेंस का, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है। 5 मिनट का 5 मिनट के हार्डली 2-3 मिनट में वापस से आते हैं और नर्वस सिस्टम से रिवीजन करना चालू करेंगे, और बड़ी मजा आने वाली है, क्योंकि जो आप लोग चीजें पढ़ चुके हो, तो आई होप सबको काफी आंसर्स भी आते होंगे। ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, सो चलो सब लोग रेडी हो रिवीजन करने के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का? यस मैम। एनर्जी फुल है एकदम? यस मैम। अब 1 घंटे तक बिल्कुल एनर्जी फुल रहनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। चलो, दिस इज विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल, विजिबल है ना? एम आई Yes, ऑडिबल, यस मैम। विजिबल, एवरीथिंग इज परफेक्ट? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, तो सबसे पहले हम रिवीजन करने वाले हैं अपने पहले टॉपिक का, जो कि है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का रिवीजन करना है, तो नर्वस सिस्टम के लिए याद होनी चाहिए कि चीजें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाई थी। समझ लो नर्वस सिस्टम का ये वाले पेज में पूरा हमें नर्वस सिस्टम कंप्लीट। व्हाट हैपेंड? बैकग्राउंड से यूट्यूब प्ले हो रहा है। क्या कह रहे हो बेटा, बैकग्राउंड क्या हो रहा है? क्लियर नहीं है क्या? कंफर्म करो, क्लियर नहीं है क्या? नो मैम, इट्स क्लियर। इट्स क्लियर ना? ठीक है, इट इज विजिबल ना? यस मैम। हाँ ठीक है, अगर कुछ भी ग्लिच होगा तो मुझे बताना, ठीक। सी, देखो,
तो व्हेन वी स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम, यानी कि जब हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम में हमारे बारे में बात आती है कि नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखो यहाँ पे सारे पार्ट्स को कवर करने आए हैं हम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, सब कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कि नर्वस सिस्टम में होते हैं दो मैम इंपॉर्टेंट टू पार्ट्स, मैम सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, तो नर्वस सिस्टम में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड एज सीएनएस, और दूसरा आता है पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आप इस चीज को देख पाओ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ब्रेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। या वेरी गुड, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद अगर आप देखो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। नाउ द थिंग इज, अगर आप पेरिफेरल में देखो तो यहाँ पर अगर आओगे तो दो चीजों में डिवाइड है ये, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक के बाद ये डिवाइड है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब चलो इतना डिवीजन पढ़ लिया। मेन डिवीजन ये था कि नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी पूरी जिंदगी है, हमको खड़ा रख रही है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती तो हम ऐसे गिर जाते, खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रही है। ब्रेन हमारा सारा काम करने में हेल्प कर रही है, ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं ना दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग नहीं है कोई काम नहीं कर पाओगे, तो ब्रेन नहीं तो कुछ नहीं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, ऑटोनोमिक। नाउ व्हाट इज सोमैटिक, व्हाट इज ऑटोनोमिक, दिस वी विल स्टडी ऑन द नेक्स्ट पेज बिकॉज़ माय राइटिंग इज सो बड़ी, तो आई कैन नॉट राइट छोटा छोटा, तो इसलिए ऐसा होता है। देखो अब ब्रेन के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ते हैं। हमें ये चीज पता है कि ब्रेन एक दरवाजे के अंदर पैक रहता है, उस दरवाजे को बोलते हो क्रेनियम। दरवाजे के अंदर या एक शटर के अंदर या एक गुफा के अंदर या एक बॉक्स के अंदर बंद है, और ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। अब क्रेनियम के अंदर जाओगे तो यहाँ पर तीन लेयर्स मिलती हैं। तीन लेयर्स में से सबसे बाहरी लेयर्स को क्या बोलते हो? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड मैम आर्केनॉइड। एरिकनॉइड। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड, पिया मैटर, ये तीन लेयर्स होती हैं। इसके बाद यहाँ पे भरा हुआ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीबीएफ। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमें किसी भी तरह के शॉक से, फ्रिक्शन से, इंजरी से, ये सारी चीजों से क्या करता है? बचाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ होता है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेन की तो हमने इतनी जनरल बात कर ली, फिर आता है कि ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ब्रेन हमारा डिवाइड है तीन पार्ट्स में, दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, फोर ब्रेन के बाद आता है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आता है यहाँ पे हाइंड ब्रेन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फोर ब्रेन के अंदर क्या आएगा? फोर ब्रेन के अंदर आप देख सकते हो आएगा सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, या आप बोलते हो फोर, आपकी बुक्स में लिखा हुआ है सेरिब्रम एंड डाइसेफेलॉन, लेकिन आप जब हायर बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। नाउ व्हाट इज द फंक्शन? सेरिब्रम तो इंटेलिजेंस ऑफ सीट है, हाइपोथैलेमस कंटेन मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड मैम थैलेमस टेम्परेचर कंट्रोलिंग ग्लैंड है। हाँ, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। और जैसे हाइपोथैलेमस भूख प्यास ये सारी चीजों को, मेडुला ऑब्लिंगेटा इज हेल्पिंग इन द इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। बेसिकली जो आप फोर ब्रेन और ये फोर ब्रेन वाला पोर्शन देखते हो, हाँ फोर ब्रेन वाला पोर्शन वॉलंटरी एक्शंस को देख रहा है, यानी कि अगर आप कुछ सोच रहे हो तब चाह रहे हो सोचना, तभी आप सोच पा रहे हो, है ना। जब आपसे ऐसा नहीं हो रहा यार चलो यार मैं सोच लेता हूँ यार, अरे यार मुझे सोचना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके काबू में नहीं है, आपके काबू में है, मतलब आपके ऐसा नहीं है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई भी चीज सोचना अच्छा बुरा, इट इज इन योर कंट्रोल, है ना। तो ये वाली चीज हो गई। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन क्या कर रहा है? दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा मैम है। मिड ब्रेन रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज एंड नोज को कंट्रोल करता है, ठीक है। मिड ब्रेन बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। हाइंड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आओगे तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है, बेसिक चीज पढ़ेंगे क्योंकि पूरी चीज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें एक घंटे में सारे चैप्टर्स का रिवीजन करना है, तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक चीजें हम लोग रिवाइज करेंगे जो एकदम मतलब जिससे सारी चीजें हमको रिकॉल हो जाए, ठीक। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, क्रेनियल मैम दो नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स आती हैं और नेक्स्ट आता है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व आता है और दूसरा क्या आता मैम है? क्रेनियल 12 पेयर्स होती हैं एंड स्पाइनल 31 पेयर्स होती हैं। हाँ गुड, ओके। तो क्रेनियल 12 पेयर होती हैं और जो स्पाइनल होती हैं वो क्या होती हैं? 31 पेयर होती हैं। दूसरी चीज आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक है और एक है सिंपैथेटिक। नाउ व्हाट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक? आई विल एक्सप्लेन यू। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है कि सारी चीजों को नॉर्मल कर देना। पैरा में है पी फॉर पेरेंट, सारी चीज उनसे हो जाती है नॉर्मल। अगर हम अपने घर में जाके कोई भी चीज बताते हैं, कोई भी तकलीफ है, कोई भी दिक्कत है, सब नॉर्मल हो जाता है घर पे बता देने से। तो पैरा में यानी कि सारी कंडीशंस इमरजेंसी वाली नॉर्मल हो गई। हार्ट बीट, धड़कने वाली तेज है, कोई बड़ी मतलब क्या नाम है, कहीं जा रहे हो, कुछ हुआ तो धड़कने बड़ी तेज है, बहुत नर्वस हो, पेपर है, तो सारी चीजें नॉर्मल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये था ब्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दूसरी चीज देखो, ऑटोनोमिक हो गया, ब्रेन हो गया, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट्स क्या होते हैं। नर्वस सिस्टम जब आप देखोगे तो
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सोमैटिक, ऑटोनोमिक। जब इसके आगे आओगे तो देखोगे कि ब्रेन कवर्ड है क्रेनियम के अंदर, 3 लेयर्स होती हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन तीनों में डिवाइड होता है। आगे जाओगे तो सोमैटिक में दिखेगा क्रेनियल नर्व्स, यानी कि ऐसी नसें जो क्रेनियम से जुड़ी है तो क्रेनियल नर्व, ऐसी नसें जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी है तो स्पाइनल नर्व। या स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन में होता है। और यहाँ पर आपको क्या बताया मैंने पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बारे में। अब अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में अगर आओगे ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ ग्लैंड्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्लैंड आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, 2 हार्मोन सेक्रीट करता है। पहले हार्मोन को आप बोलते हो ग्रोथ हार्मोन, करता तो बहुत सारे हैं लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं अभी वो है ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा आता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो मैंने पढ़ाया होगा या आपको पता होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड 3 लोब्स में होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटरमीडिएट। एंटीरियर वाला अलग हार्मोन्स बनाता है, पोस्टीरियर वाला अलग हार्मोन्स बनाता है, और सब हार्मोन का अलग अलग फंक्शन है। लेकिन अभी जो हमें जनरल चीज पढ़नी है वो ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन बनाता है, ग्रोथ और थायराइड स्टिमुलेटिंग। थायराइड स्टिमुलेटिंग का मतलब है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को कमांड दे रहा है कि भाई अब काम कर, चलो काम करो, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, बहुत लंबे हो जाओगे तो दैट इज आल्सो नॉट गुड, बहुत छोटे हो जाओगे तो दैट इज आल्सो नॉट गुड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है ना। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, अब ये अटैक करेगा थायराइड ग्लैंड पर और थायराइड ग्लैंड काम करना कर देगा शुरू, ठीक है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ऑफ ग्लैंड। मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों है, क्योंकि दूसरे ग्लैंड को इसको जवाब देने का या दूसरे ग्लैंड को कमांड देने की कैपेबिलिटी रखता है, इसीलिए दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद आप देख सकते हो थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को कौन दे रहा है कमांड, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मतलब एक तरह से स्टिमुलेशन देना है ना, या कह सकते हो कि कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर देना ताकि उसके प्रेजेंस में आके ये एक्टिवेट हो जाए। तो ये एक ऐसा हार्मोन बनाएगा ताकि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। अब ये थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, जैसे ही थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होकर ये दो हार्मोन रिलीज करेगा व्हिच इज कॉल्ड थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। हाँ, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। और बाकी लोग भी कमेंट में आंसर करो, और जिसको भी आंसर्स आ रहे हैं वो कमेंट में मेंशन करो ताकि सबका रिवीजन हो, ठीक है। सब लोग कमेंट में आंसर करो, जिसको पता है वो कमेंट में आंसर करो। मैं कमेंट्स देख रही हूँ, है ना, ताकि सारे बच्चों को रिवीजन हो, सब बच्चों का। देखो, तो थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन। नाउ थायरोक्सिन क्या करेगा, थायरोक्सिन आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, टेम्परेचर को, इन सारी चीजों को रेगुलेट करेगा। थायरोक्सिन से की कमी से आपको पता है गोइटर वाला डिजीज होता है। थायरोक्सिन आपको कहाँ से मिलता है, थायरोक्सिन आपको मिलता है वो आयोडीन सॉल्ट्स, है ना, आयोडीन से। और अगर आयोडीन की कमी होगी तो थायरोक्सिन की कमी होगी, थायरोक्सिन की कमी होगी तो गोइटर होगा, ज्यादा होने से भी दिक्कत होती है। कैल्सिटोनिन, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। इसका नाम से ही पता चल रहा है इसका कोई ना कोई नाता और कोई ना कोई रिश्ता है कैल्शियम से। कैल्शियम से इसका कोई ना कोई रिश्ता है, इसका मतलब ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, तो ये है कैल्सिटोनिन। आपने पिट्यूटरी पढ़ा, थायराइड पढ़ा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो पिट्यूटरी और थायराइड के बाद आता है पैनक्रियाज, जो कि पैनक्रियाज तो एक बड़ा ही बवाल चीज है, क्योंकि ये हेटेरोक्राइन है। हेटेरोक्राइन का मतलब है ये ना तो एंडो है, ना मतलब ये ना केवल एंडो है, ना केवल मैम ये एक्सो दोनों है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन है इसमें। ठीक है। दूसरी चीज है, जब ये एक्सो होता है, जब ये एक्सो होता है तो इट विल सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस which will help in the digestion process, और जब ये एंडो होता है तो इट विल सेक्रेट इंसुलिन। और इंसुलिन का फंक्शन आप सब समझदार हो, आपको पता है कि ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे आता है एड्रिनल ग्लैंड। अभी इतनी सारी इतनी खूबसूरत किडनी के स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो ना, बस ये किडनी के ऊपर ऐसे टोपी लगा दोगे तो क्या प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड। इमरजेंसी हार्मोन बनाता है ये which is called as एड्रेनलिन। इस इमरजेंसी हार्मोन को कहते हो एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यानी कि आपके कोर्स में ये तो इतना नहीं प्रेजेंट है, बट अगर पीनियल ग्लैंड भी देखोगे तो ये आपका रिदमिक साइकिल मेंटेन करके रखता है, बॉडी का स्लीपिंग साइकिल, ये सारी चीजों को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की कुछ क्विक रिवीजन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आ जाओ, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करती हूँ अगर मैं थोड़ा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की, तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप देख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज आती है टेस्टिस, फिर आता है एक्सेसरी डक्ट और फिर आता है एक्सेसरी ग्लैंड। वेयर एज फीमेल में क्या आता है, फीमेल में आता है ओवी, फीमेल में आता है ओवी डक्ट, और फीमेल में आता है वेजाइना, फीमेल में आता है यूटरस, ठीक है।
अब देखो, जैसे कि मेल में टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल में टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसी तरह फीमेल्स में भैया ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी मतलब गेमीट बनाएंगे। एसेसरी डक्ट इज द सेकेंडरी ऑर्गन, यानी कि जो गेमीट बन गया अब वो जाएगा कहाँ, इन्हीं रस्तों से जाएगा। तो कह सकते हो कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। दूसरी चीज क्या है आपने पढ़ रखी है, एसेसरी डक्ट में कौन कौन से डक्ट होते हैं टेस्टिस से। पहले तो टेस्टिस का थोड़ा बातें कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात अगर हम टेस्टिस की करते हैं तो टेस्टिस एक पाउच में प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो स्क्रोटम। ये क्या क्यों होता है, ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अंदर चलोगे टेस्टिस के थोड़ा झांकोगे तो यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें 250 लोब्यूल्स, यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर, तो इनको तुम बोलोगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी कि हर टेस्टिस के अंदर 200 से 250 क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल से 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल, जिसको कहते हो सेमिनिफेरस टिब्यूल। बस ये सेमिनिफेरस टिब्यूल ही से तुम्हें काम है, क्योंकि यहीं पर तो बनेगी गैमीट। तो बात ये है कि टेस्टिस इज लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या था कि टेस्टिस क्या प्रेजेंट होती है। ओके प्रथम, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वैसे भी, डोंट वरी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि टेस्टिस क्या है, टेस्टिस प्रेजेंट है इनसाइड द स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर यानी 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर लोब्यूल से क्या निकलेगा, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। और सेमिनिफेरस टिब्यूल में होती है 2 जादुई सेल, यानी कि मेल जर्म सेल, सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल विल फॉर्म स्पर्म एंड सर्टोली सेल विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। उसके बाद सेमिनिफेरस टिब्यूल की बाहरी वाली जगह को देखोगे तो दैट इज क्या, दैट कंटेन्स इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और वहां पे सेल्स होती हैं व्हिच इज कॉल्ड एज लेडिक सेल या व्हिच इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल, जो कि मेल हार्मोन बनाती है, व्हिच इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ डक्ट में। तो डक्ट में कुछ डक्ट्स जैसे कि वासा फ्रेंचिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये टेस्टिस से स्पर्म्स को कलेक्ट करके कहां लेकर जाएंगे, अल्टीमेटली यूरेथ्रा तक लेकर जाएंगे। और यूरेथ्रा से यूरिन भी रिलीज होता है, उसके साथ ही साथ क्या रिलीज होता है, स्पर्म भी रिलीज होता है। कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं एसेसरी डक्ट के पास में ही। क्यों, ताकि वो ग्लैंड ऐसे सेक्रीशन दे सके जिसकी वजह से क्या हो जाए, ताकि वो ग्लैंड कुछ ऐसे सेक्रीशन दे सके जिसकी वजह से ये जो स्पर्म है वो आसानी से आगे की तरफ मूव कर सके, उसके मूवमेंट में कोई भी दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं आए। आगे की तरफ अगर आप और बढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि डक्ट के बाद जो ग्लैंड्स आएंगे, ग्लैंड के बाद आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखेगा विच इज पीनिस, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा और जाके स्पर्म को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो ये थी कुछ बातें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लैंड सेक्रीशन करते हैं उसको आप क्या बोलते हो, सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल प्लाज्मा, व्हिच विल कंबाइन विद द स्पर्म एंड इट विल फॉर्म सीमेन। इसी को क्या बोलते हो आप, सीमेन। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर आपको ये यूट्रस वाला पोर्शन दिखेगा जिसमें कि कैसा है, पियर शेप है। ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन फेलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है, ओवरी प्रेजेंट है। ओवरीज के यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी अंडे यहाँ बनेंगे, जो भी एग बनेंगे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उन एग को कैप्चर करके फेलोपियन ट्यूब तक ले जाएगा। अगर स्पर्म आएगा तो जाइगोट बन के यूट्रस में जाएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय एग के साथ मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में बाहर बॉडी से निकल जाएगा विद यूट्रस की लाइनिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? यस मैम। मैम एक बार स्पर्म की कवरिंग बता दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप सोहा? मैम एक बार स्पर्म की कवरिंग बता दिए। क्या बता दूं? मैम स्पर्म वो की स्पर्म कवरिंग। का डायग्राम बोल रही है। अच्छा, अभी मैं बताऊंगी बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो, क्योंकि वी हैव टू फाइंड एवरीथिंग ना, तो मैं वो चीजें करूंगी। स्पर्म के स्ट्रक्चर में आप देखो तो टेल आता है, हेड आता है, हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट है जो कि ओवम के अंदर जाने के लिए होता है ताकि वो ओवम की बॉल में चेंजेस कर सके। टॉक्सिक केमिकल कंटेन करता है जिससे पेनिट्रेट कर सके एग की बॉल में। टेल मूवमेंट करती है ताकि स्पर्म आगे की तरफ बढ़ सके, और माइटोकॉन्ड्रिया उसकी नेक में प्रेजेंट होता है ताकि वो क्या कर सके, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट देखो, मैं जो भी डाउट्स है बेटा वो कमेंट में लिखते जाओ, क्योंकि वो फ्लो फिर वो हो जा रहा है ना, ठीक है। अभी मैं सारी चीजें कवर करूंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। सेशन खत्म करने से पहले मैं सारे डाउट क्लियर करूंगी, तो जब ये रिवीजन खत्म हो जाए आप अपने जो भी टॉपिक्स, आपको जो डाउट है वो आप लिखते चले जाओ, ठीक है। मैं सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के ब्लड में ये निकल जाएगा। इसके बाद अगर आप देखो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको प्रोसेस पता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी। उसके बाद आता है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का मतलब है कि बच्चा जो है वूम में मदर के डेवलप हो रहा है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड से उसको सारी चीजें पहुंच रही है। इम्प्लांटेशन यानी कि जाइगोट बन गया और जाके यूट्रस की दीवार से क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है।
तो ये सारी कुछ चीजें थी। फिर इससे रिलेटेड और था कि कैसे हम प्रेगनेंसी को अनवांटेड रोक सकते हैं, जो कि आपने पॉपुलेशन में पढ़ा था। और जब आपने पॉपुलेशन में ये सारी चीजें पढ़ी थी तो वहां पे ये था कि पॉपुलेशन में वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी विच आर द सर्जिकल मेथड, जिसके बाद आपकी बॉडी में गैमीट्स बनेंगे लेकिन वो आगे की तरफ भाग के ट्रांसफर नहीं होंगे। दूसरी चीज आपने कुछ नेचुरल मेथड पढ़े थे कि हाँ 10 to 17 डेज पर जो कपल्स हैं उनको सेक्स, उनको क्वाइटस अवॉइड करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एट दिस टाइम इज वेरी वेरी हाई। व्हाई? क्योंकि इसी टाइम पर फीमेल की बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, जो एग होता है वो बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि हाय स्पर्म मेरे पास आ जाओ। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता तो उसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड के फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में फीमेल की बॉडी से एंडोमेट्रियम के साथ जो एग है, जो उसकी बॉडी में अंडे बने हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन, अभी आएंगे कलर ब्लाइंडनेस पे भी आएंगे, जेनेटिक्स में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज देखो, दिस इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के बाद इसमें जो भी टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया। मैमरी ग्लैंड में क्या होता है, मैमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके लिए जो हार्मोन चाहिए होता है दैट इज प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्शन के बाद चलो आ जाते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स की जब बात करते हैं तो जेनेटिक्स में एक कॉमन टर्म आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद क्या आता है, हेरिडिटी के बाद आता है कि इनहेरिटेंस। फिर जेनेटिक्स में आपने मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट पढ़े। मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस करा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब मेंडल जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो चाहता था यार मुझे हाइब्रिड मिले, मैंने जो एक्सपेरिमेंट करा है मुझे हाइब्रिड चाहिए था। वाई? क्योंकि भाई मैंने अपने एक्सपेरिमेंट का नाम रखा है मोनोहाइब्रिड, बट जो मुझे मिल रहा है वो तो यार सब सेम मिल रहा है, हाइब्रिड तो मुझे मिल ही नहीं रहा है ना, हाइब्रिड तो मुझे मिल ही नहीं रहा। जब मुझे हाइब्रिड मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, मैं क्या मतलब क्या करूं, मेरा तो एक्सपेरिमेंट करना यार बेकार हो गया, इतनी रिसर्च मेरी क्या हो गई, खराब हो गई। तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ठीक है यार क्रॉस पॉलिनेशन किया था ना, चलो यार सेल्फ करके देखता हूं। देन जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करा तो उनको हाइब्रिड मिला। तो इसलिए क्या हुआ कि मोनोहाइब्रिड सक्सेसफुल हुआ। फिर उन्होंने डाइहाइब्रिड करा, यानी कि उन्होंने कहा भाई एक कैरेक्टर को देख के, एक कैरेक्टर से बड़े एक्सपेरिमेंट कर लिए, चलो अब दो कैरेक्टर को लेके देखते हैं क्या होता है। तो जब उन्होंने दो कैरेक्टर को लिया तो उनकी F2 जनरेशन में जो रेशियो आया वो जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, यानी कि 9:3:3:1, यानी कि डोमिनेंट 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 रेसेसिव रेसेसिव डोमिनेंट रेसेसिव रेसेसिव। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इसमें, वो भी आपको पता है। डिजीज बड़े इंपॉर्टेंट है। कलर ब्लाइंडनेस, बार बार एक बच्ची पूछ रही है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, मेल्स में ज्यादा क्यों होता है, फीमेल्स में कम क्यों होता है। देखो समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फीमेल में XX होता है और मेल्स में XY क्रोमोसोम होता है सेक्स क्रोमोसोम की जगह पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंडनेस इज अ रेसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये अपने कंडीशन को तभी दिखा पाएगा जब दोनों रेसेसिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फीमेल के केस में ये वाला X अफेक्ट अगर है तो ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा इसको। क्यों नहीं डोमिनेट कर पाएगा? क्योंकि दिस डिसऑर्डर इज रेसेसिव। तो इसलिए एक X का में डिजीज होना इज नॉट काफी, एक X में डिजीज होना काफी नहीं है, दोनों X को अफेक्टेड होना पड़ेगा तभी फीमेल्स में ये डिजीज दिखेगा। वेयर एज मेल्स में ये क्रोमोसोम Y पर तो होता ही नहीं है, केवल X पर होता है। तो ये अकेला X भाई इस Y के ऊपर काबू इसको कर ले रहा है, यानी कि अकेला X Y के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन दोनों X तभी, अगर फीमेल में डिजीज तभी होता है जब दोनों X अफेक्टेड हो, लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भाई मेल के केस में तो X एक ही प्रेजेंट है ना, और जब एक ही X प्रेजेंट है तो अगर वो बीमार है तो वो बीमारी शो कर देगा। इसीलिए जो चांसेस हैं कलर ब्लाइंडनेस के वो 8% मेल में होते हैं और 0.4% फीमेल में होते हैं। वाई? क्योंकि फीमेल तो कैरियर होती है, डिजीज को कैरी कर रही है, लेकिन डिजीज है नहीं इसमें। लेकिन अगर मेल में ये कैरियर आ गया तो इसका मतलब मेल को तो डिजीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेल में तो एक ही X है और एक X खुद को दिखाने के लिए, खुद के एक्सप्रेशन को शो करने के लिए केपेबल है। वेयर आज 2 X ही अफेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप रेसेसिव कंडीशन पढ़ते हो तो आप ऐसे पढ़ते हो, अगर ये कंडीशन है तभी रेसेसिव मानोगे, ये और ये कंडीशन है तो रेसेसिव नहीं मानोगे। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम इस कंडीशन में भी तो रेसेसिव ही है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ये सेम है? नहीं, ये X है और ये Y है। अगर यहाँ पर भी ये कंडीशन होती तो यहाँ पर भी दोनों को अफेक्ट होना पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है तो एक X यहाँ पर काफी है डिजीज शो करने के लिए। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, जिसका क्वेश्चन था ये अभिनेंद्र, आपका क्वेश्चन था? यस मैम। ओके, क्लियर ना? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बाद आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था आई गेस। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट की बात करी थी। हार्ट में मैंने आपको बताया था 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वाला अच्छा तो खून आएगा यहाँ पे गंदा, यानी कि डी। ये वाला गंदा तो यहाँ पे खून आएगा अच्छा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर जो वाल्व होगा वो होगा ट्राइकस्पिड, यहाँ पर होगा बाइकस्पिड। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये है आपका दिल और ये है आपके लंग्स और ये है आपके बॉडी के पार्ट्स। तो अगर दिल और लंग्स की बात करोगे ना तो जो सर्कुलेशन होगा उसका नाम होगा पल्मोनरी
पल्मोनरी, और अगर दिल और बॉडी पार्ट्स की बात करोगे तो जो सर्कुलेशन होगा उसको आप बोलते हो सिस्टमिक। दूसरी चीज ये कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर जाती है पल्मोनरी आर्टरी और हार्ट तक लेकर आती है पल्मोनरी वेन। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, क्योंकि वेंट्रिकल से खून लेगा और एट्रियम में खून जाएगा, इसीलिए मेरा एरो यहाँ से है और फिर यहाँ पे है। दूसरी चीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कराएगा एरोटा, और पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस राइट एट्रियम में कौन जाएगा, वेन्स, जिनका अलग अलग नाम है, इंफीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर। इंफीरियर वेना कावा को पोस्टीरियर बोलते हो, एंटीरियर वाले को सुपीरियर बोलते हो। सुपीरियर माने ऊपर के बॉडी पार्ट से खून लेके जाना और एंटीरियर माने नीचे के बॉडी पार्ट से खून लेके जाना। और क्या बच रहा है मैम? ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। देखो, ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ये हैं कि ब्लड दो पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट को यू विल से प्लाज्मा और दूसरे पार्ट को यू विल से खूबसूरत वाला नाम, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में मैंने बताया था प्रोटीन्स होते हैं, फिर मैंने कहा था फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी ट्रांसपोर्टेशन कराएगा ऑक्सीजन का, डब्ल्यूबीसी लड़ाई करेगा और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। प्लाज्मा में कुछ जो प्रोटीन्स है सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। एक बार हम पढ़ते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड कि खून जमता कैसे है। जब भी हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड की, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में ये होता है कि सपोज करो तुम्हें लग गई चोट, यानी कि तुम्हें हो गई इंजरी, तो कहीं पर भी जब तुम्हें चोट लगती है तो उस इंजरी वाले पार्ट से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हो थ्रोम्बोकाइनेस, यानी कि इस सब्सटेंस को आप क्या बोलते हो, थ्रोम्बोकाइनेस। अब ये थ्रोम्बोकाइनेस करता क्या है, प्लाज्मा में जो सब्सटेंस यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इस प्रोथ्रोम्बिन को ये कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, और फिर यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन होता है इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल होने की वजह से ये बना लेता है एक जाल, और इसी जाल में आरबीसी आके जाता है फंस और हो जाती है क्लॉटिंग। दिस इज द रीजन ऑफ द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्लियर? यस यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इसमें मैंने एक आरएच वाला बताया था, आरएच फैक्टर में ये बताया था कि ये है मदर, और मदर है कैसी, आरएच नेगेटिव, ठीक है, और फादर है कैसे, आरएच पॉजिटिव। यानी कि इस केस में क्या होगा कि पहली प्रेगनेंसी में जब बच्चे का खून मदर के खून से टच हो जाएगा तो मदर की बॉडी पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, और जब अगर अगेन मदर प्रेग्नेंट होगी और बच्चा फिर से पॉजिटिव कैरी करेगा, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा बच्चे में, तो वो जो एंटीबॉडी मदर में बन चुका है वो बच्चे के अंदर जाके उसकी सेल्स को खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और बच्चा मर जाएगा, ठीक है। और इसी कंडीशन को इराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस भी हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि इस केस में क्या होता है कि डॉक्टर्स ऐसी चीज दे देते हैं मदर को ताकि मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन ही ना सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्सक्रीशन तो अभी आपने पढ़ा है, बाकी आता है कुछ सेल की बात। जब हम सेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि दिस इज सेल, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। ये वाला जो पोर्शन है यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मिलकर क्या बनाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर बनाता है प्रोटोप्लाज्म। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है जेनेटिक मटेरियल विच इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। चलो थोड़ी सी बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम की अगर बात करें तो क्रोमोसोम 23 पेयर्स में होते हैं और ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम से पहले क्रोमैटिन रहते हैं और क्रोमोसोम बना होता है दो चीजों से, एक होता है डीएनए और एक होता है प्रोहिस्टोन प्रोटीन। हाँ जी, ठीक है। देखो डीएनए क्या होता है, डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से। बोलो अभिनेंद्र, व्हाट यू आर सेइंग समथिंग। I was giving answer. ओके ओके ओके, तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है शुगर, शुगर के बाद इसमें आता है फॉस्फेट और फॉस्फेट, हाँ वेरी गुड, फॉस्फेट के बाद इसमें आता है बेस। चलो थोड़ी सी पढ़ाई अब करते हैं बेस के बारे में। बेस में जो इधर होता है वो होता है प्यूरिन्स और इधर की तरफ होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन हमेशा बेस पेयर किसके साथ करता है, पिरिमिडीन के साथ ही करता है। इधर की तरफ क्या आता है, एडेनिन आता है और क्या आता है, ग्वानिन आता है, और उधर की तरफ आता है साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। हाँ बोलो, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछ रहा था सर्कुलेटरी का कि डायसिस्टोल एंड सिस्टोल में डिफरेंस क्या, मतलब रिलैक्सेशन किस चीज का होता है, वो पूछना था, डाउट था थोड़ा। बता रही, डायस्टोल माने होता है, डायस्टोल का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन, एक मिनट नहीं सॉरी, डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन
और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। जो एट्रियम है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां से ब्लड बाहर निकलता है, जब वहां से ब्लड बाहर निकलता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी कि इसीलिए जो प्रेशर होता है ना, डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक यानी कि किस प्रेशर से खून बाहर निकल रहा है वेंट्रिकल से, वही तो डायस्टोलिक प्रेशर है। और खून कब बाहर निकलेगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके, लेकिन जब ब्लड बाहर निकाल रहे हैं, अगर तुम समझ लो कि मैंने ऐसे हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं बॉटल दबा रही हूँ, है ना, पानी ऊपर आया और पानी को अगर हमें बाहर करना है तो हम बॉटल छोड़ देंगे, राइट, जब बाहर एक थोड़ा समय लगेगा कि हाँ पानी बाहर गिर जाएगा तो हम छोड़ देंगे। तो डायस्टोल क्या है, रिलैक्सेशन। तो ये जो जॉइंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इसी को डायस्टोल और सिस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन माने सिस्टोल और रिलैक्सेशन माने डायस्टोल। क्लियर है आपका आंसर? यस मैम। Okay. Next है adenine will pair double bond with thymine and whereas guanine will pair triple bond with cytosine. Now इसको यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड कब बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड तब बोलते हैं जब यहाँ पर बेस पेयर और शुगर होता है, फॉस्फेट भाई का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं होता। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आती है सेक्स डिटर्मिनेशन। में एक चीज भूल गई, सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन तो आपको पता ही होगा कि इधर फीमेल है XX और इधर मेल है XY। अगर X इधर से आया और X इधर से भी आया तो ये जो होगी ये होगी गर्ल, और अगर X इधर से आया और अगर Y इधर से आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉय। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको रिवाइज करना है तो प्लीज लेट मी नो। मैम केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ब्लड प्लांट्स। प्रेशर बता दीजिए एक बार। हाँ, ब्लड प्रेशर किसी ने मेरे से पूछा था। देखो ब्लड प्रेशर तो यही है, ये जो डायस्टोल सिस्टोल, उस जैसे डायस्टोल हुआ और कितना प्रेशर वहां पे रहा होगा जैसे ब्लड बाहर निकला, तो यही होता है डायस्टोलिक प्रेशर, है ना, ये डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। दूसरी चीज ये समझा रही हूँ प्यूरिन्स पिरिमिडीन्स में, तो ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर। दूसरी चीज अभी मुझसे किसी ने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड पूछा था, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड का मतलब ये था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड है, जैसे सपोज करो हमारे जो कैपिलरीज है ना, तो कैपिलरीज में प्लाज्मा होता है ना, और प्लाज्मा में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनका साइज पार्टिकल बड़ा होता है, तो वो साइज पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाते। जब वो बाहर नहीं जा पाते तो उनपे क्या लगता है, प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कहते हैं। और अगर आपके बाहरी एनवायरमेंट में सॉल्ट का सोल्यूशन ज्यादा है तो आपको पता है सॉल्ट हर पानी को अपनी तरफ खींचता है, और जब सॉल्ट वाटर को अपनी तरफ खींचता है तो उसे भी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हो। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड ये है कि ब्लड में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन जब बाहर नहीं निकल पाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं कैपिलरीज पे और एक प्रेशर बिल्ड करते हैं, और दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। एम आई क्लियर? जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है प्यूरिन्स, यूरासिल, पिरिमिडीन। या ठीक है, देखो प्यूरिन मैंने बताया था कि प्यूरिन में होता है एडेनिन, और इधर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर होता है ग्वानिन, इधर होता है थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि बेस पेयर है, बेस पेयर का मतलब है एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट रहेंगे। प्यूरिन्स हमेशा ऑपोजिट रहता है पिरिमिडीन के, तो एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। लेकिन इन द केस ऑफ आरएनए के केस में ये जो एडेनिन है ना, ये थाइमिन को धोखा देके यूरासिल से मिल जाता है, और ग्वानिन तो साइटोसिन से ही रहता है अटैच, क्योंकि ये साइटोसिन से ही रहता है लॉयल। ठीक है, क्लियर? ये क्यों बनता है, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर होते हैं बेस पेयर एडेनिन, जैसे यहाँ पर थाइमिन, तो ये शुगर है, यहाँ पर फॉस्फेट है, तो कुछ इस तरह से ये सब आपस में अटैच होते हैं और अटैच होकर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंस ऑर्गन, ओके देखो जब भी हम सेंस ऑर्गन की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन में कुछ चीजें हैं कि कॉर्निया आया है ना, कॉर्निया के बाद क्या आया, प्यूपिल आया। आपको पता है कि मेन रीजन लाइट एंटर कर रही है, प्यूपिल क्या कर रहा है, डायलेट कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। डायलेट करता है अंधेरे में कि ज्यादा रोशनी आए, कंस्ट्रिक्ट करता है ताकि कम रोशनी आए। आगे वाले में जो फ्लूइड भरा होता है एक्वस चेंबर, पीछे जो फ्लूइड भरा होता है विट्रस ह्यूमर, जिसको आगे वाले को सॉरी एक्वस ह्यूमर और पीछे वाले को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। रेटिन 3 लेयर्स होती हैं आंखों में, जो पहली वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर, स्क्लेरोटिक लेयर, मिनट, हाँ, स्क्लेरा, क्रोइड, और लास्ट वाली क्या होती है, रेटिना। रेटिना। रेटिना में ही 2 सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स, कॉन्स एंड रोड्स। कौन सेल्स, रॉड सेल्स। आइरिस क्या करती है, आंखों को कलर देती है। ईयर की अगर बात करोगे तो दिस इज पिन्ना, फिर यहाँ से ऑडिटरी कैनाल, अंदर जाओगे ईयर ड्रम प्रेजेंट होगा, वाइब्रेशंस जाएंगी, मूव कराएंगी। ईयर तुम्हारा 3 पार्ट में डिवाइड है, आउटर ईयर, इनर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा ईयर का पार्ट है। शीट्स जो आपके पास है उसको अगर बार मतलब एक बार पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। और सेंस ऑर्गन तो बेसिकली पूरा लर्निंग वाला चैप्टर है, उसमें रटना है। थोड़ी सी प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जो पहला चैप्टर आता है वो आता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में होता है कि दिन के टाइम होता है, स्टोमेटा खुल जाते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। दूसरी चीज गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन भी करते हैं, और रात के टाइम पर स्टोमेटा बंद हो जाता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। लीव्स में क्या होता है, लीव्स में ट्रांसपिरेशन कम हो इसलिए एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, वैक्सी सब्सटेंस जैसी प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, ताकि ट्रांसपिरेशन को कम से कम कर सके।
ट्रांसपिरेशन, अब ये होता कैसे है कि गटेशन कैसे होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन के बाद गटेशन कैसे होता है। तो जब लीव्स में पानी की कमी हो रही होती है, विद ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी की कमी हो रही होती है, तो लीव्स रूट्स को कहती है कि भाई वाटर भेजो मेरे पास वाटर की कमी है। तो एक तरह से रूट पे आता है प्रेशर, ऊपर से आता है सक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ एक तरह से कह सकते हो कि लीफ खींच लेती है, और जब ज्यादा खींच लेती है तो प्रेशर पड़ता है वेन्स और वेनलेट्स पे, जिसकी वजह से बाहर की तरफ क्या हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चला जाता है। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ व्हिच हेल्प्स टू इन प्रिवेंशन व्हिच अरे क्या हो गया, हाँ, जो कि क्या करती है, विच हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि हेल्प करती है ट्रांसपिरेशन को रोकने में। तो क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, राइट। नेक्स्ट ये था, हमने ब्लड की बात कर ली, एक्सक्रीटरी की बात कर ली, नर्वस की बात कर ली, एंडोक्राइन की बात कर ली, थोड़ा ट्रांसपिरेशन की भी बात कर ली। उसके बाद केमिकल्स में कुछ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सारे हार्मोन्स हैं, जैसे कि इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो हर हार्मोन का अपना क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। अगर सेल मैम IAA की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ओके मैम। नेक्स्ट ये था कि मैं सेल बता रही थी, हाँ, और मैं सेल से इधर कहीं चली गई थी। देखो, तो सेल में जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, हर ऑर्गेनेलीज का क्या होता है, अपना अलग फंक्शन होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके कौन चिपक जाता है, राइबोसोम चिपक जाता है, तो ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। लाइसोसोम अपने सेल को ही निकल जाता है, तो एक तरह से सुसाइडल बैग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको पता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक काम करते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैंने रिविजन करा दिया है क्योंकि मैम एक बार अडेप्टेशन ऑफ लाइट बता दीजिए। अडेप्टेशन ऑफ, हाँ, एवोल्यूशन रह गया, ठीक है। अडेप्टेशन ऑफ लाइफ में जब आप एवोल्यूशन पढ़ते हो, तो एवोल्यूशन में आप दो थ्योरी पढ़ते हो। एक थ्योरी आप क्या पढ़ते हो, एक थ्योरी पढ़ते हो आप डार्विन जी की, और एक पढ़ते हो लामार्क जी की। तो जब आप डार्विन थ्योरी पढ़ते हो, तो डार्विन जी ये कहते हैं कि नेचर के अकॉर्डिंग जो सेलेक्ट है, जो बेस्ट है, जो फिट है, वही जिएगा, बाकी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसा डार्विन जी कहते हैं। ऐसी बात में डार्विन जी एक बात और ये बताते हैं कि इन्होंने दो बात बताई, एक इन्होंने मौत की बात बताई है, और दूसरी बात जो इन्होंने बताई है वो उन्होंने बताई है एक बर्ड की, है ना, कि जो चोच वाला, मैंने पिछले क्लास में भी, अभी फ्राइडे को ही तो पढ़ाया ये वाली क्लास में सारी चीजें, कि नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि जो, देखो क्या बता रही थी मैं, हाँ, नेचुरल सिलेक्शन में ये होता है कि जैसे हम बाहर गए, मैंने ABCD बताया था, हम बाहर गए, A और B जो है जी नहीं पाए, C और D जी गए। इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड करता है। एनवायरमेंट के चेंजेस को आपकी बॉडी झेल सकती है कि नहीं, अगर आप वो चीज कंडीशंस को झेल ले जाओगे तो वो है नेचुरल सिलेक्शन। दूसरी चीज समझ लो, दो लोग खाने के लिए लड़ रहे हो, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो खाना पा जाएगा, जो नहीं ज्यादा ताकतवर होगा वो हार जाएगा और वो मर जाएगा, उसको खाना नहीं मिलेगा। तो नेचर उसको सेलेक्ट करा जो फिटेस्ट था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो यही चीज है कि नेचर उसी को सेलेक्ट करती है जो फिट है। दूसरी चीज लामार्क्स थ्योरी ये कहती है कि अगर हम किसी ऑर्गन को यूज करते हैं और तो वो ऑर्गन स्ट्रांग हो जाता है और उसका साइज भी इंक्रीज हो जाता है, वेराज अगर हम किसी ऑर्गन को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर, यानी कि यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो वेस्टिजियल हो जाता है। जैसे कि पहले अपेंडिक्स का यूज था तो उसका साइज भी लार्जर था, बट अब उसका यूज नहीं है तो उसका साइज रिड्यूस हो गया। वाई? क्योंकि पहले के टाइम पे हम एकदम कच्चा रॉ खाना खाते थे, तो उसमें क्या होता था कि हमें जरूरत होती थी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की, बट अब ऐसा नहीं है। सेल्यूलोज हम खाते हैं क्योंकि हमें फाइबर मिले, बट सेल्यूलोज को हमें डाइजेस्ट नहीं करना होता है। तो यही सारी कुछ उसमें एवोल्यूशन में थ्योरी है। बाकी एवोल्यूशन तो अभी फ्राइडे को क्लास करा है, आप एक बार वो क्लास भी देख सकते हो। मैम अडेप्टेशन ऑफ लाइट बता दिए एक बार। अडेप्टेशंस ऑफ लाइफ में मतलब क्या चीज है? नो मैम, लाइट LIGHT। अच्छा, अडेप्टेशंस ऑफ लाइट मतलब ये आंखों में कि लाइट कैसे आ रही है, ये सारी चीजें। अच्छा, अकोमोडेशन आप, लाइट यस मैम। अच्छा मैम एक अडेप्टेशन भी है, अकोमोडेशन भी है, दोनों। हाँ, देखो, अडेप्टेशन तो ये है कि जैसे अडेप्टेशन आप लाइट की मतलब अमाउंट के अकॉर्डिंग आपकी आंखें अडेप्ट करती हैं। उसमें तो मेन फंक्शन प्यूपिल का होता है कि अगर आप धूप में जा रहे हो तो प्यूपिल छोटी हो जाएगी ताकि कम से कम रोशनी आ सके आपके अंदर और आपकी आंखों को डैमेज ना कर दे। लेकिन आप जब अंधेरे में आओगे तो आपकी प्यूपिल डायलेट कर जाएगी। ये तो बड़ा सिंपल सा चीज है, आपको पता होगा। दूसरी चीज अकोमोडेशन ऑफ आई का ये होता है कि आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा, है ना। जिस तरह से हम कैमरा के एंगल को फिक्स करते हैं और किसी की फोटो खींचते हैं, उसी तरह आंखों के एंगल को भी फिक्स करा जाता है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारी आंखें हैं ना, मतलब आंखें हैं ना, वो फ्लेक्सिबल हैं। मैंने ये भी बताया था कि एक डिजीज होता है दैट इज प्रेसबायोपिया, व्हिच इज मेनली आप देखोगे कि वो आई मीन ओल्डर पीपल, जिसमें है वो ना, पास की चीजें नहीं देख पाते। हाँ, जो वो ओल्डर पीपल में होता है। वाई? क्योंकि उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाता है। तो बेसिकली जो अकोमोडेशन है उसमें आपके आंख की फ्लेक्सिबिलिटी का भी रोल है। और अकोमोडेशन का मतलब है इट्स जस्ट लाइक एडजस्टमेंट ऑफ द कैमरा। तो हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो लिगामेंट्स से क्यों अटैच होते हैं? लेंस लिगामेंट से इसलिए अटैच होता है ताकि वो अकोमोडेट कर सके। जैसे अभी मैं इधर बोल रही हूँ और मैम जब दूर साथ का देखना होता है तब लेंस फ्लैट हो जाता है, और जब पास का देखना होता है तब लेंस कर्व भी हो जाता है। और जब वैसे ये थोड़ा फिजिक्स में ये थोड़ा चीजें ज्यादा बताते हैं।
कि लेंस वाला जो मतलब आई का जो स्ट्रक्चर आप लोग ज्यादा पढ़ते हो एंगल वाला वो आपको नो मैम, ये बायो में भी है हमारे। हाँ बायो में तो है, दैट आई नो। बायो में जैसे और आप मैम ब्रेन जो है वो जो हम इमेज अपनी आई से देखते हैं वो इन्वर्टेड होती है, तो ब्रेन उन्हें उसे प्रोसेस करता है जिससे कि हम उसे रियल टाइम में देख पाए। हाँ दूसरी चीज ये भी है कि ब्रेन से जो मतलब जैसे आपकी आई है तो जो लास्ट वाला रीजन होता है दैट इज ऑप्टिक नर्व, तो वो ब्रेन तक ही जाती है ताकि आपकी इमेज बता पाए कि जो इमेज बनी है। इसीलिए रेटिना वाले जो लास्ट वाला पोर्शन है वहीं से ऑप्टिक नर्व निकलती है ताकि वो ब्रेन तक पहुंचे। मैम ब्लाइंड स्पॉट एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? ब्लाइंड स्पॉट अगर आप आई का डायग्राम देखोगे तो जो रेटिना वाला रीजन है उसी में आपको दिखेगा कि ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट है, वहां पर विजन नहीं होता, मतलब विजन वहां नहीं होता बिल्कुल, इसलिए उसका नाम ब्लाइंड स्पॉट होता है। और दूसरी चीज एक रीजन होता है ना दैट इज येलो स्पॉट, जहां पर सबसे ज्यादा विजन प्रेजेंट होता है। यस मैम। या नो मैम, अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि लोकेट द लोकेशन ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट, तो मैम एग्जैक्टली क्या लिखा जाए? क्योंकि मैम कहीं कहीं आंसर आ रहे हैं इसके अलग अलग। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विट्रस ह्यूमर। Ma'am, your mic is off. सॉरी, हाँ तो ये भी सॉरी मैं तब से बोल रही थी, समझा रही थी। हाँ तो आई एम सेइंग कि जैसे कि रेटिना इनर मोस्ट लेयर होती है और वहीं पर अगर आप देखोगे तो विट्रस ह्यूमर भी इस तरह प्रेजेंट है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इट इज प्रेजेंट नियर द लाइक रेटिना। क्यों? क्योंकि रेटिना इज द इनर मोस्ट लेयर। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट पूछना है? एनी मोर डाउट्स? अच्छा वो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला डिवाइस वो पता हुआ क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड क्या होता है? किसने पूछा था ये? मैम ओके आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नहीं आता है। क्वेश्चंस का बेटा मैं एक सेपरेट सीरीज लाऊंगी, उसके लिए परेशान मत हो। जैसे ये वाला जो आपका था ना पूरा, दिस इज फॉर रिवीजन, यानी कि रिवीजन भी कह सकते हो और आपको पूरा कोर्स इसमें पढ़ाया गया, तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स कवर करेगा। मैंने रिवीजन भी आपका करा दिया। अब जब सीरीज मतलब जो नया हम लोग लाएंगे दैट इज फॉर क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें क्या होगा कि एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर से, क्योंकि जब भी हम समझते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ आता है, ऐसा मुझे लगता है। शायद आपको भी ज्यादा अच्छा लगता होगा एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू लाइक सादा अच्छा है कि एक चीज आपने टिक करी और उसका पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर कर लिया। तो कुछ ऐसी ऐसे मैं वीडियोस लाऊंगी, ऐसे लेक्चर्स लाऊंगी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस रहें और उसको पढ़ पढ़ के हम लोग क्या करें, उसका कॉन्सेप्ट भी वहीं पर समझते जाएं। ठीक है? मैम आप डेट बता दिएगा जब आप लेकर आए, उससे एक दिन पहले। क्यों? ये तो सरप्राइज वाली बात है, डेट क्यों जाननी है? तो मैम रिवाइज कर लेंगे सब दोबारा से। अच्छा ठीक है, ओके, वो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे ही तुम लोग को क्या लगता है कैसे क्वेश्चन आंसर्स पीवाईक्यू कैसे डिस्कस करने चाहिए? लाइक वो लंबे लंबे वाले आंसर डिस्कस करना इज नो गुड? मैम, एमसीक्यूज। एमसीक्यू? एमसीक्यूज। अच्छा कितने लोग एमसीक्यू के लिए वो हैं? और जो मैम यूट्यूब कुछ के भी दे लिए, दो मैम। यूट्यूब वाले भी मुझे बताओ कितने लोग एमसीक्यू के लिए हो? थम्स अप दो यूट्यूब पे, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट गिव मी थम्स अप, बिकॉज आई प्रेफर एमसीक्यू। मैं तो एमसीक्यू प्रेफर करती हूँ। मैम वन वर्ड भी दे देना। हाँ वन वर्ड एमसीक्यू, बिकॉज वो लॉन्ग आंसर्स तो दैट इज लाइक क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग वाला, तो वो तो उसमें बड़ा क्वेश्चन आंसर होता में है तो टाइम लगेगा। है ना? तो एमसीक्यू इज गुड बिकॉज हमने एक एमसीक्यू जैसे हमने पूछा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, आपने बता दिया कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन है कि मैम ये क्या करता है, ये इनगल्फ कर लेता है, यानी एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बैक्टीरिया और हाँ। मटेरियल। अविनेंद्र लेट लेट अदर्स आल्सो आंसर, है ना? सबको लिखने दो, तुम सब बता दोगे तो और लोग क्या बताएंगे? वो लोग को आंसर करने का मौका तो दो। मैम वो बोलते ही नहीं है, मैं बोल देता हूँ, उसमें भी मेरी गलती है। नहीं नहीं, इट्स नॉट योर मिस्टेक, आई एम जस्ट सेइंग कि होता है ना कि कोई कोई मतलब थोड़ा सोच के बोलता है। यस मैम, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मजा मजा, हाँ वो है, मतलब वही चीज है ना, नहीं तो बच्चों को लगता है कि वो बोल नहीं पा रहे, होता है मतलब दो तीन लोग होंगे जो आंसर्स करना चाहें, तो थोड़ा थोड़ा सा पॉज लेके सब लोग मिलके पढ़ो, सब लोग आंसर करने का सबको मौका दो एक दूसरे को। इट्स वेरी गुड कि आप लोग आंसर करते हो। और डाउट्स जो पूछते हैं इसका मतलब वही बच्चे पढ़ते हैं, जो डाउट नहीं पूछते इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जो डाउट पूछता है मुझे पता लग जाता है कि हाँ वो पढ़ाई कर रहा है। इनर ईयर समझा दें? इनर ईयर का स्ट्रक्चर तो बेटा पूरा लर्न करने वाला है कि अंदर के ईयर में क्या है, बाहर के, उसमें तो बड़ा टाइम टेकिंग है। चलो ठीक है, उस पे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। इनर ईयर वाला आप थोड़ा पढ़ाई करो पहले, और उसमें आपके जो डाउट्स है वो हम लोग क्लियर करेंगे। इनर ईयर का आप वीडियो भी देख सकते हो, सेंस ऑर्गन वाला वीडियो आई गेस पढ़ा होगा यूट्यूब मैम पे। जब बॉडी में आरबीसी की वॉल्यूम बढ़ जाती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? आरबीसी की वॉल्यूम बढ़ जाती है? यस मैम, वॉल्यूम मतलब कैसे बढ़ जाएगी? तुम मैम बहुत मेरा मतलब आरबीसी काउंट बढ़ जाता है बॉडी में। हाँ तो ये बोलो ना, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, आरबीसी का वॉल्यूम थोड़ी बढ़ता है। आरबीसी का काउंट, रेड ब्लड सेल्स का काउंट अगर बढ़ जाता है बॉडी में तो इस कंडीशन को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, दैट रियली आई डोंट नो टू बी मैम वेरी। मुझे लोअर वाला पता है, उसको एरिथ्रोपेनिया कुछ करके बोलते हैं, हायर का मेरे को याद नहीं है। अच्छा हायर का तो मेरे को भी नहीं पता।
बाकी ये तो ऐसा टर्म है कि यू विल इफ यू विल सर्च इन ओके पॉली, ये देखो एक बच्चे ने बताया अरे यार मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। हीमोफीलिया तो बेटा ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं मैम होता। उसमें तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, हाँ, वो अलग होता उसमें तो है। ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। मैम एक बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बता दीजिए प्लीज। मैम उसे पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। ओके पॉलीसाइथीमिया, ठीक है मैं याद कर लेती हूँ, दोबारा कोई पूछेगा तो मुझे याद रहेगा। पॉलीसाइथीमिया, ठीक है, मुझे ये नहीं पता था। नेक्स्ट देखो, क्या बता रही थी मैं, क्या पूछना था? अल्ट्रा मैम मैम वो अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन पूछ रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देखो ये वाला जो रीजन होता है ना बेटा, ये वाले रीजन में क्या होता है, ग्लोमेरुलस यानी कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का मतलब है कि कैपिलरीज को गुच्छा है, ठीक है। अब जो ब्लड है वो यहाँ से यहाँ की तरफ, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ब्लड में जो भी कूड़ा कचरा जो भी है वो इधर चला जाएगा, कूड़ा कचरा इधर चला जाएगा, ब्लड और इंपॉर्टेंट चीजें यहीं की यहीं रह जाएंगी, और यहीं की यहीं रह जाके वापस तुम्हारे इधर यहाँ पे दो वेन्स थी ना, एफरेंट और इफरेंट, तो उधर से वापस चली जाएंगी। लेकिन जो कूड़ा कचरा है वो ग्लोमेरुलस से होते हुए पीसीटी और डीसीटी से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। तो तुम ये कह सकते हो कि जो वुमेन्स कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वुमेन्स कैप्सूल और उसके बीच में होता है, यानी कि जो छन्नी है आपकी दैट इज वुमेन्स कैप्सूल। क्लियर? यस मैम। ऐसे समझो कि ग्लोमेरुलस में आप चाय डाल रहे हो, ठीक है, ग्लोमेरुलस जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उसमें आप ऐसे चाय डाल रहे हो, और जो वुमेन्स कैप्सूल है वो एक छन्नी है और उस चाय को छान देगी वो, ठीक है। और जो पत्ती बचती है वो पत्ती अच्छी है, हम मानते हैं कि पत्ती खराब है और चाय अच्छी है, बट यहाँ उल्टा केस है, चाय हम फेंक देते हैं और पत्ती को हम रख लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, ओके। किसने पूछा था वैसे ये क्वेश्चन? मैम शोभित में। ओके शोभित, ओके ओके देन बाय बाय ऑल, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा लेक्चर, वो क्या कहते हैं, रिवीजन। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अरे परेशान मत हो, सब चीज अच्छे से होगा, अच्छे से बस पढ़ाई करो, पेपर में तुम लोग बहुत अच्छा करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली अच्छा करोगे, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पैनिक करो भी खैर, नहीं तो पढ़ोगे नहीं। तुम लोग को पता है डर, डर इज वेरी गुड। जिस बच्चे के अंदर डर नहीं होता ना, इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। तो बहुत ज्यादा डर इज नॉट गुड, बट हाँ हल्का फुल्का थोड़ा सा डर इज वेरी गुड। तो डर होना इस बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके अंदर डर है कि यार मेरे नंबर कम हो जाएंगे, दैट मीन्स आप उठोगे और पढ़ोगे। और अगर आपके अंदर डर नहीं है तो कहोगे मैं यार छोड़ो यार कल पढ़ लेंगे, तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। डर सबके अंदर थोड़ा बहुत होना चाहिए। हाँ बताओ, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा, बट किसी ने रेज हैंड करा है, शायद अदिति ना, या यू कैन आस्क क्वेश्चन बेटा, आस्क मी। मैम ये लेबल डायग्राम पूछते हैं क्या क्वेश्चन में? हाँ लेबल डायग्राम भी आ सकता है। लेबल डायग्राम में जैसे देखो किडनी का आ सकता है, नेफ्रॉन का आ सकता है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन का आ सकता है। नीट की प्रिपरेशन कैसे करें? नीट की प्रिपरेशन के लिए तो यही है कि आप पहले तो अभी 10th पे फोकस करो, 10th कर लो, फिर जब 11th में जाओगे तो उसके बाद 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ो। आई विल सजेस्ट कि 11th 12th बहुत अच्छे से पढ़ो, तो नीट फिर उसके लिए कुछ नहीं है। जो 11th 12th अच्छे से पढ़ता है और जो 11th 12th में मेहनत कर लेता है तो समझ लो उसको, उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 11th 12th की चीजें बहुत काम आती हैं। पीसीएम भी ले लो अगर पढ़ सकते हो तो, ऐसी कोई बात नहीं, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो लो। बायो में इंटरेस्ट है बायो लो, मैथ्स में इंटरेस्ट है मैथ्स लो, ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज लो, कॉमर्स में इंटरेस्ट है कॉमर्स लो, जिसमें इंटरेस्ट है वो लो। इट्स नॉट लाइक दैट कि सब ये ले रहे हैं बायो तो हम भी बायो ले लें। तुम्हें जो करना है तुम वो लो। आईसीएससी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड इज लाइक गुड, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि मैं आईसीएससी पढ़ा रही हूँ आप लोग को इसलिए बोल रही। आईसीएससी में जो भी नॉलेज होती है ना, जैसे अभी आप 11th 12th अगर सीबीएसई में जाओगे तो जो आप आईसीएससी की बायो पढ़ रहे हो वो आपको रेलेवेंट लगेगा 11th 12th सीबीएसई की बायो से। तो आईसीएससी में आपको इतना डिटेल में चीजें बताएंगे ना कि वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा, प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा और आपकी नॉलेज भी काफी एनहांस करेगा। तो आई विल प्रेफर कि आईसीएससी बोर्ड इज लाइक, इट इज गुड, एवरी बोर्ड इज गुड, सब कुछ सब अच्छा है, सारे बोर्ड अच्छे हैं, कोई बोर्ड खराब नहीं है, पढ़ाई सब कहीं होती है। तो थिंग इज आप जितना नॉलेज गेन करना चाहो आप कर सकते हो। इट्स नॉट डिपेंड अपॉन ओनली बोर्ड स्कूल, नथिंग, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, है ना, ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ो, बाय, मिलते हैं जल्दी, ओके, फिर से मिलेंगे, बाय बाय। थैंक यू ओके मैम। मैम। अब मुझे याद करना सब लोग, ओके, थैंक यू। ओके बाय।